नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन ने जितनी भी क्लासेस अपन बात करें, जैसे कि वन शॉट की बात करें, इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, लगभग सारी क्लासेस अपनी हो चुकी है। और अब जो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो हो रही है गैस पेपर की। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गैस पेपर के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपके एग्जाम में छपेंगे ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग। और जैसा कि मैं आप सभी को एक और चीज बता देता हूँ, कई बार जैसे कि अपन न्यू टाइप लेते हैं, तो न्यू टाइप में अगर मैं बात करूँ, ब्राइट एग्रो क्लासेस जो न्यू टाइप करवाता है 90% वो मैच हो जाती है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभी मैच नहीं होती है, और उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है बेटा जी? उस कंडीशन में अपने को उसमें से जितने आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करके पेपर को सही माइंड से करना पड़ता है। और ऐसा ही आप सभी के साथ में जो अपना पिछला अगर पेपर की बात करूं, जैसे कि सॉइल साइंस का पेपर हुआ, तो सॉइल साइंस के पेपर में मेन पेपर में सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, पर किस में नहीं मिले? न्यू टाइप में। फिर माइंड क्या कर दिया? ऑफ कर दिया अपने अपने आप, कि अब जो भी पढ़ रहे हैं वो लग रहा है कि भाई साहब मेरा याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बेटा जी। जो आपको न्यू टाइप में आ रहा है उसको करो, बाकी फिर आराम से देरी के साथ में पेपर को पढ़ो, क्योंकि अपन जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वहीं आपके एग्जाम में आता है, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इसमें भी आप मैच कर लेना, पूरा आपका पेपर मैच होगा, पर आपको पहले अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखना है बेटा जी। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, जो ओनली पीडीएफ से पढ़ते हैं उनका पेपर मैच नहीं होता है। जो क्लास से पेपर को पढ़ते हैं, जो गेस्ट पेपर की क्लास लेते हैं, पूरा वहां पर मैच होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा जी कि आपके जो नंबर हैं, इन नंबरों को बहुत सारे बच्चे अभी तक भी सेव नहीं किए, मैसेज नहीं किया, तो सारे साथी इन नंबरों को सेव करके और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। और इसके साथ में ही जो भी साथी आगे की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेटा दो चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अपने दिखाई दे रहा है, जिसकी अगर बात करते हैं तो जो ओल्ड पेपर का, ओल्ड पेपर के साथ में ही अपन बात करते हैं, ओल्ड पेपर के साथ में ही अपन बात करते हैं। ये जो क्लास अपनी है, ये क्लास मतलब ओल्ड पेपर की क्लास भी जैसे दोनों चैनल पर थी, वैसे ही ये क्लास भी, गेस्ट पेपर की क्लास भी दोनों चैनल पर दिखाई दे रही है। तो जो अपना चैनल है बेटा ब्राइट एग्रो बीएससी एग्रीकल्चर, उसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस वहीं पर आएगी। इसके साथ में ही इन नंबरों पर मैसेज कर देना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास के बाद में आप कहोगे कि सर मजा आ गया, इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गेस्ट पेपर में सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो अपन चलते हैं बेटा, क्वेश्चंस दे रखे हैं तो क्वेश्चन विद आंसर की बात करेंगे अपने। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो है व्हाट इज द जुवेनिलिटी। मतलब बात करते हैं, क्या पौधों में भी किशोरावस्था होती है? बिल्कुल किशोरावस्था होती है। तो क्या होती है बेटा जुवेनिलिटी? क्या होती है, पहले इसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जुवेनिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये क्या होती है बेटा? जुवेनिलिटी क्या होती है? इसको अपन कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं बेटा जी? किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था इसको कहा जाता है। क्या होता है किशोरावस्था, जिसको अपन कहते हैं जुवेनिलिटी? अब जुवेनिलिटी की बात करता हूं तो भैया इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट होता है वो अर्लियर स्टेज में क्या होती है बेटा, ओनली इसमें क्या होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। मतलब अगर अपन बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था में, पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, ओनली अगर मैं बात करता हूं तो भैया उसमें क्या होती है, ओनली उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। मतलब मैं कह सकता हूं वानस्पतिक वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा जी? वानस्पतिक वृद्धि होती है शुरुआती अवस्था में। उसमें क्या नहीं बनते बेटा जी? उसमें फल फूल नहीं बनते हैं। उसमें क्या नहीं बनते हैं? फल फूल नहीं बनते हैं। पहले ओनली उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाला जो फेज होता है उसको जुवेनिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जुवेनिलिटी कहते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। जिस स्टेज में ओनली क्या होता है बेटा जी, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, तो उस स्टेज को अपन कहते हैं, उस स्टेज को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, उसको कहते हैं जुवेनिलिटी या किशोरावस्था कहते हैं। मतलब अगर अपन बात करें, अपने से कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज द जुवेनिलिटी, जुवेनिलिटी की बात करते हैं। आपने देखा होगा बेटा जी, कोई भी आम का पौधा लगाया तो वो 2 3 4 5 6 7
साल तक क्या होता है, वो बेटा क्या नहीं देता अपने को, फल फूल नहीं देता है। वो पहले खुद ही ग्रोथ करता है और उसमें क्या होती है, ब्रांचेज ग्रोथ होती है, इसके साथ में वेजिटेटिव, मतलब बात करते हैं वानस्पतिक वृद्धि होती है ओनली। तो अपन कह सकते हैं उसमें ओनली क्या होगी, शुरुआती अवस्था में क्या होगी, वानस्पतिक वृद्धि होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ वाली फेज को क्या कहते हैं, जुवेनिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, जुवेनिलिटी कहते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आता है, फ्रूट नहीं आता है, तो इसको अपन कहते हैं जुवेनिलिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, जुवेनिलिटी कहते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं जुवेनिलिटी क्या होती है। तो देखिएगा जुवेनिलिटी में क्या क्या चीजें होती है, किशोरावस्था पौधे की वृद्धि की प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें पौधा शारीरिक रूप से या वेजिटेटिव रूप से ही क्या होता है, ग्रोथ करता है, मतलब फूल और फल देने में क्या होता है बेटा, असमर्थ होता है। और इस साथ में पर्यावरणीय परिस्थितियां, चाहे इन्वायरमेंट कैसा ही हो, कितना ही फेवरेबल दे दो, फिर भी क्या नहीं होगा बेटा, फल फूल नहीं बनेंगे। और इसमें बात करते हैं, जैसे कि मैंगो में बात करते हैं, जुवेनिलिटी कितनी होती है, 5 से 6 ईयर की होती है। मतलब 5 से 6 वर्ष तक वो ओनली अपनी वानस्पतिक वृद्धि करता है, वो क्या नहीं करता है बेटा जी, वो प्रोडक्शन, बोले तो बात करते हैं फ्रूट नहीं देता है, बोले तो फल नहीं देता है। क्या नहीं देता है बेटा जी, फल नहीं देता है, फूल नहीं देता है। तो उसको अपन कहते हैं जुवेनिलिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, जुवेनिलिटी कहते हैं कि 5 से 6 वर्ष तक क्या देगा बेटा जी, ओनली वो क्या देगा, 5 से 6 वर्ष तक वो क्या नहीं देगा, अपन बात करते हैं फल फूल नहीं देगा, वो ओनली अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, उसको कहते हैं जुवेनिलिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, जुवेनिलिटी कहते हैं। और इसके साथ में जो वेजिटेटिव रूप से प्रोपेगेटेड होते हैं, वानस्पतिक रूप से जो प्रवर्धित होते हैं, उनकी जो अपन बात करें जुवेनिलिटी, वो कम होती है, मतलब वो जल्दी फल फूल देने लगते हैं। पर जो क्या होते हैं, बीज के द्वारा होते हैं, वो देरी से क्या होते हैं, फल फूल देते हैं, मतलब बात करते हैं उनकी जुवेनिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, आगे बात करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कांटेदारपन होता है, भिन्न पत्ती का आकार होता है, फूल नहीं दे पाता है। इसके बाद में दूसरी स्टेज आती है, जिसको अपन कहते हैं बेटा जी, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। पहला समझ में आ गया बेटा, जुवेनिलिटी मतलब क्या होता है, ओनली वानस्पतिक वृद्धि होती है, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फ्लावर फूल नहीं देता है, फ्लावर और फ्रूट दोनों ही नहीं देता है, उस स्टेज को कहते हैं जुवेनिलिटी। फिर आता है बेटा जी अपने पास में, जिसको अपन कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा जी, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन आता है। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बेटा जी, पुष्प कलिका आती है। क्या आती है बेटा जी, पुष्प कलिका आती है। मतलब इसमें बात करते हैं, जो चीज नहीं आ रही थी वो आना स्टार्ट हो चुकी है बेटा जी। जो वेजिटेटिव बर्ड थी ना, वो बर्ड क्या होती है, फ्लावर बर्ड में कन्वर्ट होने लगती है। बेटा जी जो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ थी ना, जो वेजिटेटिव ग्रोथ थी, अपन बात करते हैं, जो वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि थी, जो वानस्पतिक वृद्धि कह सकते हैं, या वेजिटेटिव जो बड थी, बोले तो अपन कहते हैं वानस्पतिक जो कलिका थी। क्या थी बेटा, वानस्पतिक कलिका जो थी, वो किस में बदलती है बेटा जी, वो फ्लावर बड में बदलती है। फ्लावर बड की बात करते हैं बेटा जी, जिसको कहते हैं पुष्प कलिका। क्या कहते हैं बेटा जी, पुष्प कलिका कहते हैं। तो पुष्प कलिका में बदलती है। इस स्टेज को या इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। जो सामान्य कलिका, साधारण कलिका या वेजिटेटिव बड, अगर वो चेंज होती है किसमें, फ्लावर बड में, तो उसको अपन कहते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन है। मतलब बात करते हैं वानस्पतिक कलिका अगर बदलती है पुष्प कलिका में, तो भैया इसको कहते हैं अपन फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। वह प्रक्रिया जिसमें साधारण कली किसमें होती है, फूल वाली कली में बदलती है। बोले तो वेजिटेटिव बड किसमें बदलती है, फ्लावर बड में बदलती है, तो इसको फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। देख लो बेटा, इधर भी बात करते हैं तो वही आ जाएगी कि पुष्पकली का जो विभेदन का मतलब होता है, पर्यावरणीय और शारीरिक रूप से परिस्थितियों के प्रभाव से क्या होती है, जो वानस्पतिक विभज्योतक है वो पुष्प विभज्योतक
नपुंसक में बदल जाती है। मतलब अब क्या आना स्टार्ट हो गया, अब भैया फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गया, और अब फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, मतलब फूल आना स्टार्ट हो गए, अब बनेंगे फल। इसको अपन कहते हैं फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन है। तो देखिएगा बेटा, अपन बात करते हैं ये क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड, इससे क्या होता है बेटा जी, प्रभावित होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को अपन वैसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को अपन कहते हैं बेटा जी निषेचन। क्या कहते हैं बेटा जी, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, निषेचन कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नर और जो मादा युग्मक है उनके क्या होता है बेटा, उनका जो संलयन होता है, और इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब मेल, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट। मतलब इसमें क्या होता है बेटा जी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूजन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में क्या होता है बेटा जी, मेल और फीमेल जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद में क्या बनेंगे, टू फॉर्म ए जाइगोट। टू फॉर्म ए जाइगोट, मतलब इससे क्या बनता है बेटा जी, जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा जी, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब नर और मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे, इसके बाद में बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा बेटा जी, जाइगोट बनेगा। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बोले तो निषेचन कहा जाता है कि मेल और फीमेल के गेमेट आपस में जुड़ेंगे, बोले तो नर और मादा के युग्मक आपस में जुड़ेंगे और बनेगा जाइगोट, बनेगा जाइगोट। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक का बीजांड में उपस्थित जो मादा युग्मक है इसके साथ में संलयन होता है, इसके साथ में आपस में जुड़ता है, तो भैया इसको ही अपन क्या कहते हैं, इसको ही अपन कहते हैं कि इससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में फल और बीज का क्या होता है बेटा जी, विकास होता है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है बेटा जी पार्थेनोकार्पी। क्या होता है, सीधा सा ध्यान रखना ऊपर वाले का कि मेल गैमेट और इसके साथ में फीमेल गैमेट आपस में जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर अपने पास में आता है पार्थेनोकार्पी। क्या होता है बेटा, पार्थेनोकार्पी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद में क्या बन रहा है, जाइगोट। जाइगोट से आगे फल, फूल, फल बन रहा है। क्या बन रहा है, फल या बीज बन रहा है। भैया यहां पर मैं बात करता हूं, मतलब अपन अक्सर कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ही क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। पर यहां पर क्या होता है बेटा जी, विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब अपन कह सकते हैं बेटा जी, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के क्या बनना, बिना निषेचन के फल बनना, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनना, बिना निषेचन के फल बनना ही क्या कहलाता है बेटा जी, बिना निषेचन के फल बनना ही कहलाता है पार्थेनोकार्पी। क्या कहलाता है बेटा, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, पार्थेनोकार्पी कहलाता है बिना निषेचन के। किसके बेटा, बिना निषेचन के जब क्या बनता है बेटा जी, अपने फल बनता है, फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फल बनता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा जी क्या, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, जाइगोट बनाते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पर भैया जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है तो इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिएगा बेटा, अपन बात करते हैं जैसे कि केले में ये मुख्यतः पाई जाती है, एक वेजिटेटिव होती है, एक स्टिमुलेटिव होती है। तो भैया बात करते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होता है, निषेचन के बिना फल का विकास होना। पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ
फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर क्या होता है बेटा जी, फ्रूट डेवलप होता है और इससे क्या बनते हैं, सीडलेस बोले तो बीज रहित फल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा जी, बीज रहित फल बनते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। दो प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है, एक वेजिटेटिव होती है, एक स्टिमुलेटिव होती है। मतलब बात करते हैं नेचुरल सीडलेस होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं बनाना होता है, तो भैया ये वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी होती है। एक स्टिमुलेटिव होती है जो इंड्यूस्ड की जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि कई फल क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। अब वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो वेजिटेटिव मतलब बात कर सकते हैं वो नेचुरली है, इसके साथ में एक है स्टिमुलेटिव बोल तो उसको इंड्यूस्ड किया जाता है, तो भैया वो होती है स्टिमुलेटिव। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी होती है। इसके बाद में बात करते हैं जैसे कि GA3 अपन जिब्रेलिन का यूज लेते हैं बेटा क्या करने के लिए, बीज रहित बनाने के लिए। फिर इसके बाद में आता है पॉलिनेशन। क्या आता है बेटा जी, पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की बात करते हैं तो भैया इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं बेटा जी, परागण कहते हैं बोले तो पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन को परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा जी, कोई भी पोलन ग्रेन है वो एंथर से अगर स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। सीधा सा समझ लो क्या है बेटा जी, कोई पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो या पोलन भी बोल सकते हो, कोई भी पोलन है बोले तो परागण है। क्या है बेटा जी, परागण है। अब कोई भी अपने पास में परागण है तो भैया उनको अपन क्या कहते हैं, उन पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन्स या परागण की बात करते हैं भैया। ये अपने पास में क्या होते हैं, जो परागकण है बेटा, ये परागण है, ये परागकण है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जो परागकण होते हैं, वो परागकण क्या होते हैं बेटा, अगर उनको कहाँ से, उनको स्टिग्मा से नहीं एंथर से स्टिग्मा तक अगर पहुंचाया जाता है, एंथर से स्टिग्मा तक अगर पहुंचाया जाता है तो भैया इसी को अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब कोई भी पोलन ग्रेन है अगर वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं पुंकेसर से अगर वो वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक अगर जा रहे हैं तो उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। दोबारा से समझ लो बेटा, पॉलिनेशन होता है कि जब कोई भी पोलन ग्रेन या पोलन बात करते हैं परागकण, वो क्या होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। एंथर की बात करते हैं, एंथर की बात करते हैं तो भैया वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलिनेशन कहते हैं। तो समझ लो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता है कि परागण एक फूल के परागकोश से बात करते हैं पराग कणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र तक अगर वो जाता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई भी पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, तो भैया उसी को अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। या तो उसी के पर जाएगा तो भैया उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर वो दूसरे के पर जा रहा है तो भैया उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जो पोलन है ट्रांसफर टू सेम फ्लोवर, मतलब उसी फ्लोवर पर अगर वो रहते हैं तो भैया पोलन जैसे कि जाते हैं, पोलन जाते हैं उसी के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे तक जाते हैं, पोलन ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लांट तक जाते हैं, तो भैया इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, परपरागण कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कुछ एजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, भेजने का कार्य करते हैं, वो तो अभी बात कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा जी पॉलिनेटर्स। क्या आते हैं बेटा जी, पॉलिनेटर्स आते हैं। व्हाट इज द पॉलिनेटर्स। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, पॉलिनेटर्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनेटर्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा जी, ये अपन कह सकते हैं प्रागकर्ता भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बेटा जी, प्रागकर्ता। क्या कहते हैं बेटा जी, प्रागकर्ता भी कहा जाता है। व्हाट इज द प्रागकर्ता। अब प्रागकर्ता की बात करते हैं, पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, जीव कह सकता हूं या माध्यम कह सकता हूं, एजेंट कह सकता हूं या मैं इसको कह सकता हूं बेटा जी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं इसको कह दिया कोई भी एजेंट कह दिया बेटा जी, एजेंट कह दिया, बोल तो कोई भी माध्यम या अपन कह सकते हैं कोई भी एजेंट कह दिया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कोई भी जीव है। ठीक है, मतलब समझिएगा, पॉलिनेटर्स की बात करते हैं वे जीव या माध्यम जो क्या करते हैं बेटा जी, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं,
मतलब उसको एक बात करते हैं, कोई भी अपने पास में एंथर है, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोई भी पोलन है, उस पोलन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा जी पॉलिनेटर्स। मतलब बात करते हैं वे एजेंट या ऑर्गेनिज्म जिनकी बात करते हैं, जो क्या करते हैं, कोई भी पोलन है, कोई भी क्या है, पोलन है, पोलन की बात करते हैं, कोई भी पराग है, उस पराग को क्या करते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, तो भैया उनको क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पॉलिनेटर्स कहते हैं। पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, ये वे जीव या फिर क्या होते हैं, माध्यम होते हैं या एजेंट होते हैं, जो पराग कणों को बात करते हैं, पोलन्स को क्या करता है बेटा जी? पोलन्स को क्या करता है? पोलन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, तो इनको कहते हैं पॉलिनेटर्स। जैसे कि आपको पता है 80% पोलिनेशन करने का कार्य करती है हनी बी। हनी बी की बात करते हैं तो भैया इसको कहते हैं मधुमक्खी। क्या कहते हैं बेटा जी? मधुमक्खी कहते हैं। तो ये आप सभी को क्या रखना है बेटा जी? ध्यान रखना है। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, तो वे कारक हैं जिनकी बात करते हैं, जैसे कीट भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। ये क्या है? एजेंट है। इंसेक्ट, इंसेक्ट में ही तो आता है मधुमक्खी, हनी बी। विंड आ जाएगा, बोल तो एयर, वाटर हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएंगे। मतलब ये क्या करते हैं, जो पोलन होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा जी? पोलन होते हैं। उन पोलन को क्या करता है? एंथर से, उनको क्या करता है? एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको कहते हैं पॉलिनेटर्स। क्या कहते हैं बेटा जी? पॉलिनेटर्स कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वे कारक, वे एजेंट जो क्या करते हैं, जैसे कि जल, कीट, वायु, पक्षी कुछ भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो पोलन होते हैं, उन पोलन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको पोलिनेटर्स कहते हैं। जैसे कि अपने पास में हनी भी आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आते हैं पॉलिनाइजर्स, जिनको परागदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परागदाता, जो पराग देते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पॉलिनाइजर्स कहते हैं। पॉलिनाइजर्स की बात करते हैं, ये पौधे होते हैं बेटा जी, वो तो जीव होते हैं, पर ये क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। बोले तो मैं कह सकता हूं कि ये पौधे होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? पौधे होते हैं। अब पॉलिनाइजर्स की बात करता हूं, तो पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? पराग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? पराग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इनको अपन क्या कहेंगे बेटा जी? इनको कहेंगे पॉलिनाइजर्स। वे पौधे जो पराग प्रदान करते हैं, पर परागण में सहायक होते हैं, तो उनको परागदाता पौधे कहते हैं। वे प्लांट्स या पौधे, वे प्लांट्स या पौधे जो क्या करते हैं? पराग प्रदान करते हैं। पराग की बात करते हैं बेटा जी, पोलन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पोलन प्रोवाइड करते हैं, पोलन उपलब्ध करवाते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? पोलन प्रोवाइड करते हैं, पोलन की बात करते हैं, पराग उपलब्ध करवाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? पॉलिनाइजर्स कहते हैं। मतलब वे पौधे जो पराग, बोले तो पोलन प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं पॉलिनाइजर्स। क्या कहते हैं बेटा जी? पॉलिनाइजर्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता हो तो अपने पास में जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नर वाले होते हैं, ठीक है, और कुछ मादा, मतलब अलग अलग पौधे होते हैं, जैसे कि डायोसियस अपन इनको कह सकते हैं। अब डायोसियस की बात करते हैं, जैसे कि पपाया है, इसके साथ में डेट पाम है, खजूर और पपीता। तो भैया एक इनमें नर वाला क्या होता है बेटा जी? पॉलिनाइजर्स होता है। मतलब जो पौधे पराग देते हैं, जो पौधे पोलन देते हैं, क्या देते हैं? पोलन देते हैं, उनको पॉलिनाइजर्स कहते हैं। और ये क्रॉस पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। किसमें बेटा जी? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, जिसको कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं बेटा जी? पर परागण कहते हैं। पर परागण की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब वे पौधे जो पराग प्रदान करते हैं, पराग प्रोवाइड करते हैं, उनको परागदाता कहते हैं बेटा जी, उनको पॉलिनाइजर्स कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा जी आगे की ओर। देख लो बेटा, इनको समझ लो। परागदाता वे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल किस्म के निषेचन के लिए
जीवनसम और इसके साथ में सुसंगत पराग उत्पन्न करते हैं। पोलिनाइजर से वे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, वाइबल और इसके साथ में कंपेटेबल पोलन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पोलन बोले तो पराग उत्पन्न करवाते हैं, तो भैया उनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो भैया जिसको अपन कहते हैं बीज अंकुरण। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो भैया इसको कहते हैं बीज अंकुरण। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं बीज अंकुरण कहते हैं। बीज अंकुरण की बात करते हैं तो इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बेटा जी, कोई सीड होता है, उस सीड से पूरा एक प्लांट बन जाए। क्या होता है बेटा जी, कोई भी अपने पास में एक सीड होता है, उससे फेवरेबल कंडीशन में, उससे फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाए, पूरा प्लांट तैयार हो जाए, तो इसको कहते हैं बीज अंकुरण। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं बीज अंकुरण। क्या कहते हैं बेटा जी, बीज अंकुरण कहते हैं, बोले तो सीड जर्मिनेशन कहते हैं। समझ जाना, फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में कोई भी एक बीज होता है, इस बीज से नया पौधा तैयार हो जाता है, इसी को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब कि कोई भी अपने पास में सीड है और इस सीड से एक नया पूरा प्लांट तैयार हो जाए, तो भैया इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन, इसको कहते हैं बीज अंकुरण। क्या कहते हैं बेटा जी, बीज अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये सीड है, इनसे दो भाग निकलते हैं, एक नीचे की ओर निकलता है, एक ऊपर की ओर निकलता है। जो नीचे की ओर निकलता है उसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा जी, रेडिकल। हिंदी में क्या कहते हैं, मूलांकुर। अरे क्या कहते हैं बेटा जी, अरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अरे मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल से बनती है रूट, रूट की बात करते हैं तो जड़ बनती है। एक निकलता है ऊपर से जिसको कहते हैं प्लूमल। क्या कहते हैं बेटा जी, प्लूमल, जिससे बनता है प्रांकुर, जिसको प्रांकुर बोलते हैं। इससे रूट बन गई, इससे क्या बनेगी, प्रोह बनेगा, मतलब ऊपर वाले सारे भाग बनेंगे। सूट, सूट की बात करते हैं, ऊपर वाली शाखाएं बन जाएगी। ठीक है, तो भैया मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी सीड जर्मिनेट होता है तो दो चीजें निकलती है। एक निकलती है बेटा जी रेडिकल, एक प्लूमल। प्लूमल से बनता है प्रो है और इसके साथ में ही रेडिकल से बनता है रूट। क्या बनती है, रूट बनती है, तो इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो भैया बीज अंकुरण, अनुकूल परिस्थितियों में बीज के भ्रूण की सक्रिय वृद्धि से क्या हो जाता है बेटा जी, एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, उसको अपन कहते हैं सीड जर्मिनेशन। इसके लिए चार चीजें चाहिए। चार की बात करते हैं, तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। फिर कुछ बीजों में क्या होता है, प्रकाश भी जरूरी होता है। तो भैया मेन की बात करते हैं, चार चाहिए, पर लाइट सभी में जरूरी नहीं है। लाइट सभी में जरूरी नहीं है, लाइट कुछ में ही क्या होती है बेटा, जरूरी होती है। तो देख लो बेटा, एक बार समझो। देखो इधर, एसेंशियल कंडीशन, एक वाटर चाहिए बोले तो जल चाहिए, एक चाहिए बेटा O2 बोले तो ऑक्सीजन, एक सुटेबल टेम्परेचर बोले तो क्या चाहिए बेटा, तापमान चाहिए, वो भी उपयुक्त तापमान। फिर एक चाहिए लाइट, लाइट की बात करते हैं, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए बेटा जी, प्रकाश चाहिए। और वो भैया सभी में नहीं चाहिए, कुछ में ही चाहिए। तो भैया ये लास्ट की चीज होती है सीड जर्मिनेशन, इसको कहते हैं। एक एपिजियल होता है, एक होता है हाइपोजियल। एपिजियल की बात करते हैं जिसका कोटिलेडन क्या होता है बेटा जी, ऊपर की ओर होता है। जिसका कोटिलेडोन सोइल के ऊपर की ओर निकल जाता है उसको कहते हैं एपिजियल। हाइपोजियल, जिसका कोटिलेडन क्या हो जाता है, नीचे की ओर रह जाता है, उसको कहते हैं हाइपोजियल। क्या कहते हैं बेटा जी, हाइपोजियल। एपिजियल, जिसका कोटिलेडन, जिसका बीजपत्र मर्दा से बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं एपिजियल। और जिसका कोटिलेडन, जिसका बीजपत्र जमीन के नीचे रह जाता है, उसको कहते हैं बेटा जी हाइपोजियल। क्या कहते हैं बेटा जी, हाइपोजियल कहते हैं। फिर एक अपने पास में आता है स्टॉक साइन रिलेशनशिप। स्टॉक साइन रिलेशनशिप, स्टॉक साइन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं।
स्टॉक साइन रिलेशनशिप की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है बेटा जी? इसको बोलते हैं मूल व्रंत। क्या बोलते हैं बेटा जी? मूल व्रंत बोलते हैं। साइन की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्या आता है? सांकुर आता है। और रिलेशनशिप की बात करते हैं, संबंध, मतलब बात करते हैं स्टॉक की बात करते हैं तो भैया मूलव्रंत और सांकुर में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मूलव्रंत और कलम के बीच में वृद्धि, उपज, गुणवत्ता, अनुकूलनता, इन सभी का क्या होता है बेटा? पारस्परिक एक प्रभाव होता है, एक क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं स्टोक साइन। अब क्या होता है भैया? ग्राफ्टिंग का नाम सुना है, जिसमें एक क्या लेते हैं? उच्च गुणवत्ता वाला भाग लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं साइन। साइन की बात करते हैं, जिसको कहते हैं सांकुर कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ में एक होता है जड़ वाला भाग, जो निम्न गुणवत्ता वाला होता है, वो अपन इन दोनों को जोड़कर अपन एक नया प्लांट तैयार करते हैं। तो भैया इस नीचे वाले भाग को कहते हैं रूट स्टॉक। क्या कहते हैं बेटा जी? रूट स्टॉक कहते हैं। इसको कहते हैं मूल व्रंत। क्या कहते हैं बेटा जी? मूल व्रंत कहते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा बेटा जी इधर की ओर। इधर बात करते हैं तो मूल व्रंत और कलम जो संबंध है, या सांकुर अपन कह सकते हैं। मूलव्रंत और इस कलम का नाम है भैया जी सांकुर। इन दोनों के मध्य शारीरिक और शरीर संबंधी भी क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। ग्राफ्टेड प्लांट तैयार होता है, क्योंकि एक नीचे क्या होता है? रूट स्टॉक होता है, ऊपर क्या होती है? साइन होती है। इससे क्या प्रभाव होता है बेटा जी? बीज का औज, आकार, अगेती फलन क्या होता है? इसको प्रभावित करता है। बोने मूलव्रंत पौधे का आकार कम कर देते हैं। और इसके साथ में इनकम्पेबिलिटी की बात करते हैं तो वो बिटवीन साइन और रूट स्टॉक, इसमें क्या होता है? ग्राफ्ट का जो फेलियर होता है उससे क्या हो जाता है? इनकम्पेबिलिटी भी हो जाती है। तो भैया ये अपन कह सकते हैं, मतलब फल वगैरह नहीं बनेंगे। तो ये अपने पास में क्या होते हैं? प्रभाव देखने को मिलते हैं रूट और इसके साथ में ही, रूट स्टॉक और इसके साथ में साइन के साथ में। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा जी, जिसको अपन कहते हैं ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बाग स्थापना। क्या होता है बेटा जी? बाग स्थापना होता है। बाग स्थापना की बात करते हैं, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट इसको कहते हैं। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो जिसमें क्या करते हैं? ऑर्चार्ड लगाते हैं, मतलब बात करते हैं जो फलदार पौधे हैं उनकी बात करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि से लगाकर क्या करते हैं? बाग की स्थापना करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बाग स्थापना कहते हैं, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। समझिएगा, जो फलदार पौधे हैं उनकी वैज्ञानिक विधि से अपन क्या लगाते हैं? बाग लगाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, तो उसको कहते हैं बाग स्थापना। क्या कहते हैं? मतलब फलदार पौधों को वैज्ञानिक विधि से लगाकर क्या करते हैं? बाग की स्थापना करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या करते हैं? फलदार पौधों को अपन क्या करते हैं? फलदार पौधों को वैज्ञानिक विधि से लगाया जाता है, वैज्ञानिक विधि से लगाया जाता है। और इस प्रकार से जो अपन क्या करते हैं? एक अपन ऑर्चार्ड तैयार करते हैं, एक बाग तैयार करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जो भी फलदार पौधे हैं उनको अपन वैज्ञानिक विधि से लगाकर बाग की स्थापना कर लें, बाग की स्थापना कर लें, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें उचित स्थल, किस्म और रोपण प्रणाली और प्रबंधन प्रक्रियाओं का एक साथ में अपन योजना, डिजाइन और रोपण करते हैं, तो भैया उसको कहते हैं ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या करते हैं? पहले से साइट सिलेक्शन। अरे कोई भी आप बाग बगीचा लगाओगे तो सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपको लैंड प्रिपरेशन बोल, तो उसकी भूमि की तैयारियां करोगे। तैयारियां करने के बाद में प्रॉपर रूप से वो ग्रो हो पाएंगे। इसके बाद में पूरा लेआउट बनाओगे। लेआउट बनाने के बाद में आप गड्ढे खोदोगे, फिर इसमें क्या करोगे? रोपण करोगे, फिर आप देखभाल करते रहोगे। तो भैया ये अपने पास में आता है। फिर अपने पास में आता है पोमोलॉजी। क्या आता है बेटा जी? पोमोलॉजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा जी? पोमोलॉजी कहते हैं। क्या होता है बेटा जी पोमोलॉजी? बताओ, देखे कमेंट करके बता दो पोमोलॉजी क्या होता है। और इसके साथ में ये भी कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत मैसेज कर देना। भैया पोमोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें फ्रूट कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। फ्रूट का स्टडी, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट,
क्या होता है बेटा जी, अपन बात करते हैं पोमोलॉजी को कहते हैं फल विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा जी, फल विज्ञान कहते हैं। इसके मीनिंग की बात करता हूं तो भैया जी ये लेटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। लेटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से, लेटिन प्लस ग्रीक। लेटिन की बात करते हैं पोमम आ जाएगा, और इसके साथ में ही जिसका मतलब क्या होता है, फ्रूट या फल होता है। क्या होता है बेटा जी, फ्रूट या फल होता है। इसके बाद में अपने पास में आता है ग्रीक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉगस। क्या हो जाएगा बेटा जी, लॉगस। लॉगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है भैया जी अध्ययन करना। मतलब अपन फलों का अध्ययन करते हैं उसको पोमोलॉजी कहते हैं, और ये लैटिन प्लस ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और जिसमें क्या करते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और इसकी कल्टीवेशन वगैरह की स्टडी करते हैं। मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, स्टडी करते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फल विज्ञान बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं बेटा जी, जो फल है, क्या है बेटा जी, जो फल फसलें हैं उनकी खेती करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, कटाई करते हैं, भंडारण करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, एक अपने पास में ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल होते हैं। फिर इसके बाद में आता है बेटा, नेक्स्ट आता है रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड। मतलब कोई ओल्ड ऑर्चार्ड है, उस ओल्ड ऑर्चार्ड में बात करते हैं तो भैया उसका रिजुवेनेशन अगर आपको करना है, क्या करना है बेटा सी, रिजुवेनेशन करना है, तो ये क्या होता है, रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड। मतलब बात करते हैं कोई भी अपने पास में पुराना बगीचा है उसका पुनर्जीवन या जीर्णोद्धार करना ही क्या कहलाता है, रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड कहलाता है। इसमें क्या होता है, पुराने या कम उत्पादक जो अपने क्या होते हैं, या तो क्या होंगे बेटा जी, पुराने बगीचे होंगे, या फिर क्या होंगे, कम उत्पादक होंगे। मतलब बात करते हैं भैया, या तो कम प्रोड्यूसर बोले तो कम उत्पादन करेंगे, या फिर पुराने होंगे, कम उत्पादन वाले या पुराने होंगे। और इन बागों का क्या करते हैं, इन बागों का क्या करते हैं, इन बागों का विशेष प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, विशेष प्रबंधन करते हैं। मतलब इनकी प्रूनिंग वगैरह, इसके साथ में ही इनको, इनका मैनेजमेंट ऐसा करेंगे कि भैया इनको पुनः अच्छा उत्पादन वाला बना दे, पुनः उत्पादक इनको बना दिया जाए, पुनः उत्पादक इनको बना दिया जाए, तो इसको रिजुवेनेशन कहते हैं। मतलब बात करते हैं पुराने और कम उत्पादन वाले जो बगीचे होते हैं उनको विशेष प्रबंधन या छटाई वगैरह के द्वारा उनको पुनः उत्पादक बना दिया जाता है, तो इसको रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चार्ड कहते हैं। तो इसको अपन कह दिए बेटा रिजुवेनेशन ऑफ ऑर्चार्ड। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है नर्सरी। क्या आता है बेटा जी, नर्सरी आता है। क्या आता है बेटा जी, नर्सरी आता है। कि क्या होती है नर्सरी, तो बेटा जी नर्सरी की बात करते हैं तो एक अपने पास में छोटा सा स्थान होता है जहां पर अपन क्या करते हैं, मतलब जो बीज या कलम वगैरह लाकर, मतलब क्या करते हैं, एक छोटी जगह में बहुत सारे पौधे अपन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जो बीज वगैरह, कलम वगैरह ये सारे लगाकर अपन क्या करते हैं बेटा जी, अपन उसको तैयार करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, तैयार करते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, नर्सरी कहते हैं। नर्सरी की बात करते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अपन क्या कर लेते हैं, पौधे तैयार कर लेते हैं, फिर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं नर्सरी। ठीक है, नर्सरी अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी मैंने बताया था। अब देखो बेटा, इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है नर्सरी। नर्सरी की बात करते हैं ऐसा स्थान जो बीजों, कटिंग और अन्य पौधों का जो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रवर्धन करते हैं, और इसके बाद में इसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो भैया ये अपने पास में क्या हो जाएगी, ये अपने पास में नर्सरी हो जाएगी। कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ परमानेंट होती है, कुछ कॉमर्शियल बोले तो व्यावसायिक होती है। और वैसे 3 प्रकार मैंने अलग अलग बताए थे। एक संकन बोले तो दसी हुई होती है, दसी हुई अपन शरद ऋतु में विंटर सीजन में लगाते हैं। एक होती है फ्लेट जो सामान्य ऋतु होती है उनमें लगाते हैं। इसके साथ में एक अपने पास में होती है उठी हुई। उठी हुई को अपन कहाँ पर लगाते हैं बेटा, उठी हुई को अपन लगाते हैं वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में। फिर इसके बाद में आता है नॉचिंग। क्या आता है बेटा जी, नॉचिंग आता है। क्या होता है नॉचिंग, सबसे पहले कमेंट करके बता दो।
NOTCHING। नॉचिंग क्या होता है बेटा जी, जल्दी से कमेंट करके बता दो। नॉचिंग क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। नॉचिंग क्या होता है? नॉचिंग की अगर बात करते हैं तो नॉचिंग क्या होता है कि कोई भी अपने पास में कोई भी बर्ड है, उस बर्ड का आगे वाला छाल भाग काट दिया जाता है ताकि वो बढ़िया तरीके से बढ़ सके, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उसकी और भी ब्रांचेस निकल सके, तो उसको कहते हैं नॉचिंग। मतलब अपन क्या करते हैं, कली के जो ये भाग अपन हटा देते हैं, छाल भाग यहाँ से हटा देंगे तो भैया ये साइड में बढ़िया तरीके से स्प्राउटिंग होगी, इसको कहते हैं नॉचिंग। नॉचिंग की बात करते हैं तो एक कली या शाखा ठीक ऊपर से छाल भाग अपन काटते हैं और इसके साथ में कली का विकास बोल दो, ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, आगे की ओर बढ़ता है, इससे फल वगैरह भी बढ़ते हैं। तो भैया ये अपने पास में होता है जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जी, इसको अपन कहते हैं नॉचिंग। ये क्या होता है, बर्ड को ब्रेक बोल तो अपन क्या करते हैं, बर्ड को बढ़ाती है, इसके साथ में फ्रूट बनने पर भी क्या होती है बेटा, मजबूर करती है। इसके साथ में ग्रेप्स और इसके साथ में किस में होता है बेटा जी, एप्पल में होता है। मतलब आगे वाली काटेंगे तो साइड में भी बढ़ेगा और फल फूल भी जल्दी से बनने लगेंगे। तो ये अपने पास में होता है नॉचिंग। नॉचिंग के बाद में अपने पास में आता है बेटा जी जिसको अपन कहते हैं राइजोम। क्या आता है बेटा जी, राइजोम आता है। राइजोम की बात करते हैं बेटा जी। राइजोम एक प्रकार का क्या है, राइजोम एक प्रकार का क्या है बेटा जी, राइजोम की अगर मैं बात करता हूं तो राइजोम एक प्रकार का अपन कह सकते हैं, एक प्रकार का 37 तना है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, 37 तना है। और वो भी क्या है बेटा, भूमिगत है। भूमिगत है, क्या है बेटा जी, भूमिगत है। और भूमिगत है जो भी कैसे हैं, मॉडिफाइड है, रूपांतरित है। क्या है बेटा जी, मॉडिफाइड है। मतलब अपन कह सकते हैं राइजोम किसे कहते हैं, राइजोम की बात करते हैं बेटा, राइजोम होता है भूमि के नीचे पाए जाने वाला मोटा तना होता है। क्या होता है, मोटा तना होता है, रूपांतरित होता है। और इसके साथ में जो भोजन को क्या करता है, संचय करता है, स्टोर करता है, और जिससे क्या बनता है, नया पौधा बनता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा जिसको अपन कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं बेटा जी, राइजोम अपन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, राइजोम अपन कहते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि अपने पास में ये क्या है बेटा, मृदा है। इस मृदा में अगर मैं बात करता हूं तो एक कोई 37 तना होता है, और वो भी क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। क्या होता है बेटा से, मॉडिफाइड होता है। और मॉडिफाइड होता है, मोटा तना होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो इसमें संचय भोजन भी होता है, भूमिगत होता है। तो भैया इसको क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, राइजोम कहते हैं। ये आप सभी को जरूर ध्यान रखना, परकंद भी कहते हैं। जैसे कि बनाना की बात करते हैं तो बनाना तो भूमिगत इसमें भी बनते हैं। जिंजर बोल तो अदरक, जो हल्दी लगती है ना बेटा, वो अपने पास में मॉडिफाइड ही होते हैं। इसके बाद में आता है इनकम्पेबिलिटी। क्या आता है बेटा जी, इनकम्पेबिलिटी आता है। इनकम्पेबिलिटी क्या होती है, इनकम्पेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जी, परागण होने के बाद में, पॉलिनेशन होने के बाद में भी फर्टिलाइजेशन और इसके साथ में फ्रूटिंग नहीं होता है। मतलब बात करते हैं, पॉलिनेशन हो गया, क्या हो गया बेटा, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन की बात करते हैं, परागण होने के बाद में भी, परागण होने के बाद में भी, परागण होने पर भी, परागण होने पर भी क्या हो जाता है बेटा जी, परागण हो जाता है। परागण होने पर भी निषेचन या फलन नहीं हो पाता है। निषेचन या फलन नहीं हो पाता है। परागण होने के बाद में भी निषेचन या फलन नहीं हो पाता है, उसको अपन कहते हैं पॉलिनेशन। क्या होता है बेटा जी, पॉलिनेशन नहीं बेटा, इनकम्पेबिलिटी। मतलब बात करते हैं पॉलिनेशन या परागण होने के बाद में भी निषेचन या फलन नहीं हो पाता, उसको कहते हैं इनकम्पेबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि पॉलिनेशन हो गया, परागण हो गया, परागण होने पर भी निषेचन नहीं होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, या फिर जाइगोट बन गया तो फल नहीं बनेगा। तो भैया इसको कहते हैं इनकम्पेबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। मतलब असंगति मूलवरंत, और इसके साथ में ही बात करते हैं कलम के बीच में एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें अपन बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं क्या नहीं होता है बेटा जी, अपन बात करते हैं फल नहीं बनते। क्या नहीं बनते बेटा जी, फल नहीं बनते। फल क्यों नहीं बनेंगे बेटा जी, क्योंकि पॉलिनेशन क्या नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, पॉलिनेशन ठीक से नहीं होगा। पॉलिनेशन अगर हो भी गया, पॉलिनेशन होने के बाद में क्या होगा बेटा जी,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा। तो भैया ये अपने पास में इनकम्पेबिलिटी होती है। अब आप कमेंट करके बताओ, एक आपके पास में टर्म है जिसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग पिछली क्लास में बताया था, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 1 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में क्या आता है? आगे अपने पास में आता है अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग में क्या होता है बेटा जी? 1 वर्ष में तो अधिक फल लगेंगे। 1 वर्ष में तो क्या लगेंगे? 1 वर्ष में तो अधिक फल लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा जी? अधिक फल लगेंगे 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में अधिक लगेंगे, उसको कहेंगे ऑन ईयर। क्या कहेंगे बेटा जी? ऑन ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? ऑन ईयर कहेंगे। और 1 वर्ष में क्या लगेंगे? एक में या तो कम लगेंगे, या तो कम फल लगेंगे, या फिर नहीं लगेंगे। तो भैया उसको अपन क्या कहेंगे? ऑफ ईयर। क्या कहेंगे बेटा जी? ऑफ ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? ऑफ ईयर कहेंगे। अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं इसको। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब है 1 वर्ष अधिक फल लगते हैं और अगले वर्ष या तो कम लगेंगे या फिर बहुत ही कम लगेंगे। इसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। पुअर पुअर फ्रूटिंग भी इसको कह सकते हैं। मतलब या तो कम लगेंगे या फिर क्या लगेंगे बेटा? एक बार तो अधिक लगते हैं, अधिक की बात करते हैं, बढ़िया लगेंगे 1 वर्ष, तो इसको कहेंगे ऑन ईयर। एक में बहुत कम लगेंगे या फिर लगेंगे ही नहीं, इसको कहेंगे ऑफ ईयर। तो भैया अपन कहते हैं कि एकांतर फलन में क्या होता है? इसमें होता है कि फल वृक्षों की प्रवृत्ति होती है जिसमें 1 वर्ष में अधिक फल लगते हैं और दूसरे वर्ष में नहीं लगते हैं। तो भैया इसको कहते हैं ऑफ ईयर। तो भैया ये अपने पास में जैसे क्रॉप वगैरह, मैंगो वगैरह में मुख्यतः है पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है बेटा डायोसियस। डायोसियस को अपन कहते हैं एक लिंगी कहते हैं वैसे मेनली। तो डायोसियस की बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं बेटा? डायोसियस की बात करते हैं। तो डायोसियस क्या होता है? डायोसियस की बात करते हैं। व्हाट इज द डायोसियस? एक मोनोसियस होता है। क्या होता है बेटा जी? एक मोनोसियस होता है। एक अपने पास में होता है मोनोसियस, एक अपने पास में होता है डायोसियस। दोनों को समझो। मोनोसियस, इसके साथ में ही एक होता है डायोसियस। एक ध्यान रखना, प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री, एक ध्यान रखना प्रोटोगाइनी। एक प्रोटो एंड्री और एक ध्यान रखना प्रोटोगाइनी। ठीक है बेटा? तो अपन बात करते हैं, हाँ वो तो ठीक है, उसमें ठीक कर दो। ठीक है, तो बेटा जी एक प्रोटो एंड्री होता है, एक अपने पास में होता है प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। तो यहां पर बात करते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री की बात करते हैं जिसमें नर पहले क्या आता है बेटा? नर पहले आता है। नर वाला पहले आएगा, मेल वाला पहले आएगा, उसको प्रोटो एंड्री कहेंगे। और इसके साथ में ही एक अपन बात करते हैं जिसमें क्या होता है? मादा पहले हो, मादा पुष्प की बात करते हैं, वो पहले आए, तो भैया उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। एक मोनोसियस, मोनो का मतलब अपन देखते हैं एक, मोनोसियस प्लांट को दर्शाते हैं, पौधे को दर्शाते हैं, ये भी प्लांट को दर्शाते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है बेटा जी? दो। डायोसियस का मतलब होता है दो। मोनोसियस की बात करते हैं तो मोनोसियस में क्या होता है बेटा जी? एक होता है। क्या होता है बेटा जी? एक होता है। अब मोनोसियस में बात करते हैं जब एक ही प्लांट में नर और मादा दोनों होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं बेटा जी? मोनोसियस या द्विलिंगी कहते हैं।
इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखना। जब एक ही प्लांट में नर और मादा दोनों होते हैं तो भैया उसको कहते हैं मोनोसियस। यहां पर डायो का मतलब दो, यहां पर प्लांट दो है तो एक पर तो भैया होंगे नर और एक पर क्या होंगे, मादा। एक पर नर और एक पर मादा होंगे तो इसको कहेंगे डायोसियस। क्या कहेंगे बेटा सी, डायोसियस कहेंगे। तो अपन मोनोसियस और इसके साथ में ही डायोसियस के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। इन डेफिनेशंस में से आपको बेटा बहुत सारी डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसके बाद में बात करते हैं। और जैसे कि पिछले भी अगर बात करता हूँ सॉइल की, एज इट इज मैच कर लेना। 9 डेफिनेशन, 12 में से 9 डेफिनेशन, इतना पेपर कठिन आने के बाद में, घुमा कर आने के बाद में भी 9 डेफिनेशन सेम टू सेम मैच हुई। इसके साथ में बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस में से 3 में से 2-2 मैच हुए, और एक में 3 में से 3, एक में बात करते हैं 2-2 मैच हुए, और इसके साथ में ही जो एक 4 नंबर का आता है उसमें शायद आपके लगभग 5 क्वेश्चन मैच हुए थे, 4 ही आपको करने थे, उधर 2-2 करने थे। मतलब पेपर जो ये वाला तो ठीक था, न्यू टाइप मैंने देखी नहीं है, न्यू टाइप में ऐसा क्या दे दिया, और बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस ही दे दी, मतलब थोड़ा सा क्या दे दिया, मतलब बाहर से ही दे दिया न्यू टाइप वाला मैटर। अब इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है बेटा सी यहां पर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड। क्या आता है बेटा सी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब बात करते हैं जो अपने पास में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, अपन बात करते हैं जो अपने पास में उद्यानी की फसलें होती है, उनमें अपन जो फर्टिलाइजर देते हैं, जो उर्वरक देते हैं, तो उसकी क्या क्या विधियां होती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब होता है छिटकवा विधि, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो कोई भी उर्वरक होता है उसको छिटक कर देते हैं। क्या देते हैं बेटा, छिटक कर देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, छिटकवा मेथड कहते हैं। इसके बाद में कोई मेथड होता है जिसमें गोल चारों तरफ क्या कर देते हैं, एक अपन क्या कर देते हैं गोलाकार, जिसको रिंग विधि भी कहते हैं, तो एक वलयाकार नाली बना देंगे, उसमें अपन फर्टिलाइजर देते हैं। एक बैंड प्लेसमेंट होता है जिसमें गहराई पर दिया जाता है, और इसके अलावा कई प्रकार के मेथड होते हैं। एक फोलियर स्प्रे भी होता है जो ऊपर छिड़का जाता है, एक सिंचाई के साथ में देते हैं तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं। मतलब कई प्रकार के मेथड होते हैं। तो देखिएगा बेटा, उर्वरक उपयोग अपन बागवानी में कैसे करते हैं, तो भैया पहला आता है सॉइल एप्लीकेशन। क्या आता है बेटा, सॉइल, जो अपन क्या करते हैं मृदा में देते हैं, तो सबसे पहले होता है, इसको अपन प्रसारण बोल दो या छिटकवा विधि भी कह दो, ज्यादातर इसको छिटकवा मेथड कहते हैं। तो भैया अपन ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, छिटकवा मेथड की बात करते हैं, जिसमें कोई भी उर्वरक होता है उसको छिटक कर दिया जाता है, तो भैया इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। मतलब फर्टिलाइजर इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सॉइल सरफेस। उर्वरक पूरी तरीके से मृदा सतह पर समान रूप से फैलाया जाता है, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं बेटा जी, ब्रॉडकास्टिंग, जिसको अपन छिटकुआ मेथड कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, जिसको कहते हैं रिंग मेथड। मतलब जो सॉइल पर दिया जाता है उसको कहते हैं। इसके बाद में आता है रिंग। रिंग की बात करते हैं, तने के चारों ओर टपकन रेखा वलय के रूप में अपन इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो ऑर्चार्ड वाले जो फल होते हैं ना, उनके ज्यादातर अपन यूज में लेते हैं। मतलब जो अपने फर्टिलाइजर का जो ये पौधा है, अभी इसके चारों ओर अपन क्या करते हैं बेटा सी, वलय के रूप में क्या करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। तो भैया ये अपने पास में क्या हो जाएगा, रिंग मेथड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा सी, रिंग मेथड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, रिंग मेथड आ जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं रिंग मेथड। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, जिसको कहते हैं बैंड प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा जी, बैंड प्लेसमेंट कहते हैं। बैंड प्लेसमेंट में क्या होता है, उर्वरक बीज पौध या पंक्ति के पास में नीचे बैंड में अपन क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसके साथ में ही इसका क्या, फास्फोरस का हमेशा बैंड प्लेसमेंट मेथड के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट से अपन फास्फोरस का यूज करते हैं। तो ये अपने पास में किसके लिए होता है, मेनली तो फास्फोरस के लिए ही होता है। इसके बाद में एक अपने पास में आता है फर्टिगेशन, जिसमें अपन क्या करते हैं बेटा सी, एक अपने पास में होता है फर्टिलाइजर, एक अपने पास में फर्टिलाइजर प्लस एक अपने पास में क्या होता है, इरिगेशन।
इरिगेशन होता है, एक फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में से लाइजर हटा दो, इधर बात करते हैं तो भैया आप क्या हटा दो, ईरी हटा दो। ठीक है, इधर फर्टिल इधर गेसन। तो अपन बात करते हैं जब सिंचाई के साथ में उर्वरक देते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिगेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन का सीधा सा मतलब होता है जब फर्टिलाइजर के साथ में क्या देते हैं, इरिगेशन देते हैं, तो भैया इसको कहते हैं फर्टिगेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्टिगेशन कहते हैं। इसके बाद में आता है फोलियर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, फोलियर एप्लीकेशन, जिसमें क्या किया जाता है, पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। तो भैया इसको अपन क्या कहते हैं, फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं, पर्णीय प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पर्णीय प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पर्णीय प्रयोग कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है बेटा जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन और बोरोन, इनका क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फोलियर एप्लीकेशन हो जाएगा, जिस पर पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। इसके बाद में आता है स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। स्प्लिट एप्लीकेशन का मतलब होता है जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, मतलब अपन रिसाव बोले तो लीचिंग से बचाने के लिए, लीचिंग से बचाने के लिए, निक्सालन से बचाने के लिए, निक्सालन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा जी, अपन अलग अलग स्प्लिट में, अलग अलग टुकड़ों में इसको देते हैं। तो भैया ये स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आते हैं इरिगेशन मेथड्स फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब बात करते हैं जो उद्यानिकी फसलें हैं उनमें सिंचाई की विधियों की बात करते हैं कि सिंचाई कैसे करते हैं। तो भैया इरिगेशन के मेथड आपसे पूछ सकते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार का मेथड आते हैं। सरफेस मेथड आते हैं, सब सरफेस मेथड आते हैं। पहले बात करते हैं सरफेस मेथड की। सरफेस मेथड की बात करते हैं जिसमें ऐसे ही बहाकर अपन क्या कर देते हैं, बहाकर अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी, उसको अपन कहते हैं सरफेस मेथड। तो देखिएगा बेटा, यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास में आते हैं सरफेस मेथड। सरफेस मेथड की बात करते हैं तो यहां पर क्या किया जाता है, पेड़ों के चारों ओर क्या करते हैं, एक थाला बनाकर अपन क्या कर देते हैं, थाला बनाकर अपन क्या कर देते हैं बेटा जी, उसमें पानी भर देते हैं, तो वो अपने पास में आ जाएगा। एक अपने पास में आता है कि कोई भी अपना खेत है उसमें पेड़ ही पेड़ है, क्यारियां में डिवाइड कर दिया, उसके माध्यम से भी अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसको भी कहते हैं, इसके क्यारी मेथड कहते हैं। इसके बाद में फर्रो आता है। फर्रो की बात करते हैं, इस लाइन में पेड़ है भैया, तो इस लाइन में अपन क्या कर देंगे, पानी को नाली के रूप में छोड़ देंगे। किसके रूप में छोड़ देंगे बेटा, नाली के रूप में छोड़ देंगे। तो भैया इसमें पानी आएगा, इसमें नाली के रूप में अपन पानी को छोड़ देंगे। तो भैया इसको कहते हैं फर्रो इरिगेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्रो इरिगेशन। पानी पंक्तियों के बीच में क्या करते हैं, नालियों में बहता है। किस में बहता है बेटा, नालियों में बहता है। तो नालियों में बहता है तो भैया इसको कहते हैं फर्रो इरिगेशन। उसमें जो पानी होता है उसको क्या किया जाता है, फलों को दिया जाता है। इसके बाद में आता है स्प्रिंकलर। जो अंडुलेटिंग एरियाज, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, उनका यूज करते हैं। तो भैया वो अपने पास में क्या हो जाएगा, वो अपने पास में हो जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन, जिसको कहां से लाए गए थे बेटा, इजराइल, क्योंकि अपन ने एग्रोनॉमी में अच्छे से पढ़ लिए थे। इजराइल से लाया गया था और सिमसा ब्लास लेकर आया था। कौन लेकर आया था बेटा, सिमसा ब्लास नामक वैज्ञानिक लेकर आया था। तो ये आप सभी को क्या रखना है बेटा सी, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो इमीटर होता है इसके माध्यम से सीधे डायरेक्ट रूट जोन को पानी मिलता है। डायरेक्ट किसको मिलता है, जड़ क्षेत्र को पानी मिलता है। तो इसको अपन कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, बोले तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। ऑर्चार्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपने को, जैसे कि मैं आपको कहूं कि भैया आपको क्या लगाना है, आपको एक बाग लगाना है। क्या लगाना है, आपको एक बाग लगाना है। मैं तो सीधा सा कहूं कि आपको बाग लगाना है और उसका मैनेजमेंट करते रहना है अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्शन के लिए। तो भैया आप कहोगे कि सर इसके लिए तो मेरे को कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, अगर उन सिद्धांतों का पालन मैंने नहीं किया तो मैं ये चीज नहीं कर सकता, मतलब हेल्दी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, या हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, या हाई क्वालिटी वाला नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए क्या होते हैं बेटा, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स की अपने को क्या करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले अपने पास में आता है सिलेक्शन ऑफ साइट। मतलब अगर अपने को अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करना है तो भैया अच्छा स्थान अपने को चयन करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को सॉइल देखनी पड़ेगी। वहां पर सॉइल की बात करते हैं, मृदा देखनी
पड़ेगी। मृदा के बाद में बात करते हैं, वहां की जलवायु देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी बेटा जी? वहां की जलवायु, वहां का जल निकास भी देखना पड़ेगा बेटा जी। क्या देखना पड़ेगा बेटा जी? जल निकास, जलवायु, मृदा देखनी पड़ेगी। और इसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं? एक साइट का सिलेक्शन करते हैं, एक साइट की बात करते हैं, एक स्थान का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? एक स्थान का चुनाव करते हैं, एक साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है बेटा जी, वो अपने पास में आता है साइट सिलेक्शन। जो सॉइल और इसके साथ में क्लाइमेट, ये दोनों चीजें देखकर अपन क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। दूसरा अपने पास में आता है सिलेक्शन ऑफ राइट वैरायटी। मतलब अपने को, अपन ने साइट अच्छी सिलेक्ट कर ली, वैरायटी अच्छी नहीं लगाई, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट वैरायटी अपने को क्या करनी पड़ेगी? चूज करनी पड़ेगी। एरिया के अकॉर्डिंग हो, सोइल के अकॉर्डिंग हो, डिजीज इंसेक्ट रेसिस्टेंट हो, इसके साथ में ही बात करते हैं अच्छा प्रोडक्शन देने वाली हो, उस जलवायु के अकॉर्डिंग हो, तो भैया अपन कहते हैं राइट वैरायटी। हाई यील्डिंग, अधिक उत्पादन देने वाली, डिजीज रेसिस्टेंट होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अनुकूलन होनी चाहिए उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उस क्षेत्र की जलवायु मृदा के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग सिस्टम की बात करते हैं, स्क्वायर मेथड आता है, इसके साथ में ट्राइंगुलर मेथड आता है, इसके साथ में ही बात करते हैं रेक्टेंगुलर मेथड आता है, और इसके साथ में ही बात करते हैं जिसको कंटूर सिस्टम कहते हैं वो आता है, और इसके साथ में एक आती है वो पूरक विधि भी आती है, जिसमें 4 पौधे तो होते हैं, एक और पौधा लगा देते हैं, जिसको पंचभुजाकार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है? मतलब प्रॉपर प्लांटिंग सिस्टम, मतलब अपने को भैया प्रॉपर रूप से डिस्टेंस रखनी है प्लांट्स में। अभी डिस्टेंस नहीं रखे भैया, आगे जाकर क्या करोगे? डिस्टेंस कैसे बनाओगे? लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो भैया ऑर्चार्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्रॉपर प्लांटिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, जैसे कि पहाड़ों में कर रहे हो कंटूर सिस्टम अपनाओ बेटा, इसके साथ में हेक्सागोनल मेथड अपनाओ अगर कोई भी आप महंगी जगह पर कर रहे हो। इसके बाद में आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मतलब आपको भैया कई बार क्या करते हैं, बहुत अत्यधिक अपन क्या दे देते हैं? फर्टिलाइजर दे देते हैं। नहीं बेटा, अपने को अत्यधिक नहीं देना है, अपने को तो जितना चाहिए उतना ही देना है। वो देना है बैलेंस्ड फॉर्म में। कैसे देना है बेटा? बैलेंस्ड फॉर्म में देना है, बोले तो संतुलित मात्रा में अपने को देना है, बैलेंस्ड यूज करना है, संतुलित यूज करना है एनपीके का, और एफआईएम वगैरह यूज करो। फिर इसके बाद में आता है वाटर मैनेजमेंट है, मतलब टाइमली फसल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी देते रहो, ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते रहो। ट्रेनिंग होती है शुरू में शेप देने के लिए, एक आकृति देने के लिए। फिर इसके बाद में आती है प्रूनिंग, बाद में कोई भी रोग ग्रसित शाखा है, कोई भी अनवांटेड ब्रांच है, इसके साथ में ही बात करते हैं कोई अपने को लगे कि भाई सब अधिक शाखाएं, तो उनको अपन रिमूव करते हैं, तो भैया उसको कहते हैं प्रूनिंग कहते हैं, कटाई छटाई कहते हैं। फिर इसके बाद में आती है प्लांट प्रोटेक्शन, बोले तो कोई भी बेटा कोई भी रोग वगैरह लग जाए तो भैया उस चीज के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहो, निगरानी करते रहो, कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई कीट तो नहीं आ गया, उस चीज को देखते रहो। तो भैया वो अपने पास में आता है, वो चीजें देखकर अपन क्या करेंगे? प्लांट प्रोटेक्शन बोले तो क्या करेंगे बेटा जी? पादप सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी? पादप सुरक्षा। इंटर कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑपरेशन करते रहो। इससे क्या होता है बेटा जी? जैसे कि इंटर कल्चर की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी खरपतवार वगैरह उसको निकाल दो, और इसके साथ में ही कोई भी अपन बात करें ना, जैसे कि सर अभी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अपन बात करते हैं पानी कम है, तो भैया मल्चिंग कर दो। इसके साथ में ही बात करते हैं वीड ज्यादा है, तो भैया वीड निकाल दो, तो इसको इंटरकल्चर बोलते हैं। इसके साथ में कई बार लगे कि भैया बीच में भी फसलें लगानी है, तो वो फसलें लगा दो, वो प्रोडक्शन दे देगी। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में आते हैं फलों के मध्य अंतर। एक तो जलवायुवीय फल होते हैं, एक क्या होते हैं? नॉन जलवायुवीय, जिनको अपन हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं। क्लाइमेट्रिक होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक, वैसे मेनली वैसे ही लिखा होता है क्लाइमेट्रिक, और इसके साथ में ही नॉन क्लाइमेट्रिक, क्योंकि आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तब भी ऐसे ही पूछेगा। तो भैया क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं, जो फलों की हार्वेस्टिंग करने के बाद में भी क्या हो जाते हैं?
मैच्योर होते रहते हैं, राइप होते रहते हैं, पकते रहते हैं, उनको कहते हैं क्लाइमेट्रिक। क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक कहते हैं। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, उन नॉन क्लाइमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होते हैं बेटा? तोड़ने के बाद में, हार्वेस्ट के बाद में नहीं पकते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद में नहीं पकते हैं, तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो भैया श्वसन दर क्या होती है? श्वसन दर तेज होती है। इसमें क्या नहीं होता है बेटा? इसमें भैया बाद में भी पकते रहते हैं, और इसमें तेज नहीं होती है, मतलब बाद में नहीं पकते हैं। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन ड्यूरिंग राइपनिंग, मतलब ये पकने के दौरान क्या होता है? इथाइलिन देता रहता है, क्योंकि इसके पास में पड़ा है, इसके पास में नहीं है, इसमें इसके पास में क्या है बेटा? कम है। तो बात करते हैं कटाई के बाद में ये पक सकता है, क्योंकि इसके पास में इथाइलिन है, इसके पास में नहीं है, तो ये नहीं पक सकता। ठीक है। इसके बाद में स्टोरेज की बात करते हैं, ये भंडारित कर सकते हैं बाद में भी और पका सकते हैं, पर भैया इनका स्टोरेज कम होता है, मतलब बात कर सकते हैं खराब भी जल्दी होते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है बेटा ट्रेनिंग वीएस प्रॉनिंग बताओ, और इसके साथ में ही इनके डिफरेंस इन दोनों के मध्य, और इनके प्रिंसिपल्स और इनके मेथड्स बता दो। अब भैया ट्रेनिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले इतना सा समझ लो बेटा, ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये कोई छोटा सा पौधा है। ठीक है। ट्रेनिंग क्योंकि कब करते हैं? ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग को अपन कहते हैं संदाई। क्या कहते हैं बेटा जी? संदाई कहते हैं। तो संदाई कब करते हैं बेटा जी? संदाई करते हैं जब पौधा क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो उसको शेप, डायरेक्शन, फ्रेमवर्क देने के लिए अपन क्या करते हैं? संदाई करते हैं। तो भैया अपन कह सकते हैं कि क्या होता है? ये प्रारंभिक अवस्था में करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, बोले तो अपन कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज में ये करते हैं। और उसको कोई भी आकृति, बोले तो शेप, आकृति और आकार देने के लिए, आकृति और आकार देने के लिए क्या करते हैं? अपन संदाई करते हैं। मतलब शुरुआती अवस्था में कोई भी प्लांट है, उसको एक मजबूती, एक ढांचा प्रदान करने के लिए, एक स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, एक आकृति प्रदान करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी नया बच्चा आया है, यहाँ पर कोई मेरे को आकर कहता है कि सर मैं पढ़ाऊंगा। बेटा पढ़ाएगा तेरे मन में, तो मैं कहता हूं कि भैया मैं तेरे सबसे पहले क्या करूंगा? तेरे को एक निश्चित आकार दूंगा, इसके साथ में निश्चित एक आकृति दूंगा, इसके साथ में एक डायरेक्शन दूंगा, एक आपको स्ट्रक्चर, एक ढांचे में आपको डालूंगा। तो भैया ये अपने पास में क्या होती है? ट्रेनिंग। हर चीज में होती है बेटा, कोई भी जॉब के लिए जाओगे तो वहां पर भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। ये अपने पास में हो गया। फिर आता प्रूनिंग। कोई भी अनावश्यक, कोई भी सूखी है, कोई भी रोगग्रसित है, कोई भी शाखा है, उस शाखा को हटाना। रिमूविंग अननेसेसरी, ड्राई, डिजीज्ड और अनवांटेड ब्रांचेस। तो भैया उनको ये अपन क्या कहते हैं? छटाई कहते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये फल गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होता है। तो भैया पहले देखो, अपन बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की बात करते हैं, युवा पौधों को वांछित आकार देने के लिए करते हैं, प्राइमरी स्टेज में करते हैं। ये अनवांटेड कोई भी प्लांट की कोई भी भैया भाग है, कोई भी पार्ट है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा जी? उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। ये पौधे की अर्ली स्टेज में, बोले तो प्रारंभिक अवस्था में करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा जी? ये पौधे के पूरे जीवन में चलती रहती है प्रूनिंग। तो फिर इसके बाद में बात करते हैं, उचित ढांचा विकसित किया जाता है, डेवलप प्रॉपर इसको फोल्ड फ्रेमवर्क। मतलब इसमें क्या किया जाता है? एक ढांचा प्रदान किया जाता है। मर्त, रोगग्रसित और आड़ी शाखाओं को इसमें क्या करते हैं? हटाते हैं, क्रॉसिंग ब्रांचेज को। इसमें टूल्स यूज करते हैं, स्टैक्स, इसके साथ में वायर्स और इसमें टाइज वगैरह यूज करते हैं। इसके साथ में ही इसमें सेकेटर, इसके साथ में आरी, लॉपर ये यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या है बेटा? एक कंस्ट्रक्टिव, मतलब एक स्ट्रक्चर दी जाती है, इसमें क्या किया जाता है? कुछ हटाया जाता है, करेक्शन किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो ये करेक्टिव ऑपरेशन है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। किसके सिद्धांतों की बात करते हैं बेटा जी? अपन सिद्धांतों की बात करते हैं। ट्रेनिंग के क्या सिद्धांत? पहले प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहले सिद्धांत की बात करता हूं, तो ये है कि ये हमेशा अर्ली एज में करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में। जैसे कि यहाँ पर आज कोई काम करने आता है, तो भैया उसकी मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, तो भैया ट्रेनिंग शुरू में ही तो करवाऊंगा, तो भैया उसको क्या किया जाता है? अर्ली स्टेज में। ट्रेनिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अर्ली स्टेज। बोले तो संदाई प्रारंभिक आयु से ही क्या होती है? शुरू होती है। बोले तो मैं कह सकता हूं अर्ली एज से ही क्या होती है? अर्ली एज से ही स्टार्ट होती है। ये अपने पास में क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग का पहला प्रिंसिपल हो जाएगा। स्पेशल आवश्यकता अनुसार सेंटर सिस्टम
चूजन एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट, सेंटर या लीडर सिस्टम। मतलब बेटा अपन बात करते हैं कौन सी आपके पास में फसल है, उस फसल के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग का मेथड अपनाना है। ऐसे नहीं ऐसे ही अपना दिया, सेंटर सिस्टम अपना दिया, लीडर सिस्टम अपना दिया या ओपन सिस्टम अपना दिया। तो भैया अपन बात करते हैं आपको ओपन, लीडर या अपन बात करते हैं मॉडिफाइड, जो भी सिस्टम आपको जो भी मेथड अपनाना है ना भैया, वो किसके अकॉर्डिंग अपनाओगे, वो भैया उस प्लांट के क्रॉप के अकॉर्डिंग अपनाओगे। फिर आता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैफोल्ड ब्रांचेस शुड बी डेवलप, मजबूत सुविकसित एक ढांचा डेवलप होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए बेटा सुविकसित, एक डेवलप्ड, एक स्ट्रक्चर्ड ढांचा डेवलप होना चाहिए। ये अपने पास में ट्रेनिंग हो जाएगा। और ब्रांचेस शुड बी एट वाइड एंगल, बोले तो अपन कह सकते हैं 45 से 60 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग की बात करते हैं तो भैया इसमें क्या करते हैं, रिमूव 3D ब्रांचेज। मतलब एक इसका सिद्धांत होता है कि 3D ब्रांचेज को हटाओ। पहले तो कोई भी डेड की बात करते हैं, कोई भी मृत शाखा है उसको हटा दो, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं कोई भी रोग ग्रसित शाखा है उसको हटा दो, ठीक है। और कोई भी भैया डैमेज शाखा है, डैमेज की बात करते हैं, कोई भी कटी फटी शाखा है उसको क्या कर दो, हटा दो। मतलब 3D शाखाओं को हटा दो। ड्राई के अलावा आप लिख सकते हो, मतलब डेड भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्राई तो इसमें भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो डेड, डिजीज्ड और इसके साथ में ही बात करते हैं डैमेज्ड ब्रांच को हटा दीजिएगा। ये पहला इसका प्रिंसिपल होता है, पहला इसका सिद्धांत होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं रिमूव क्रॉसिंग और रबिंग ब्रांचेस, मतलब जो आपस में रगड़ उत्पन्न करती है उन ब्रांचेज को भी हटा दीजिएगा। इसको अपन ने, ये दूसरा प्रिंसिपल अपने पास में आता है। क्या आता है बेटा जी, दूसरा। मतलब क्या होती है, जो भैया आपस में रगड़ उत्पन्न करती है उनको हटा दो। प्रोन टू मेंटेन ओपन कैनोपी फॉर लाइट और एयर, मतलब बात करते हैं प्रकाश और वायु के लिए, प्रकाश और वायु के लिए खुली आपको बनानी है। ओपन कैनोपी रखो, प्रकाश और वायु के लिए ओपन कैनोपी आपको रखनी है। इसके बाद में कट शुड बी क्लीन एंड क्लोज टू नोड, मतलब आपको जब भी आप कट करो, उसको काटो तो भैया साफ कट करो। इसके साथ में गांठ के पास से आपको कट करना है। फिर आता है अप्लाई बॉर्डेक्स फेस्ट ऑन लार्ज कट प्रिवेंट इन्फेक्शन, बड़े कटों पर बोर्डो पेस्ट लगाओ वरना क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये प्रिंसिपल आते हैं। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग के मुख्यतः हैं तो 3 मेथड होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन सेंटर मेथड। कौन सा होता है, ओपन सेंटर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तने का ऊपरी भाग को काट देंगे, ठीक है, ऊपरी भाग को काट देंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं, इसको यहां से कट कर दिया मैंने, तो भैया ये वाला भाग क्या होगा, ये वाला भाग खुला होगा, ओपन होगा। क्या होगा, ओपन होगा। तो भैया इसमें प्रकाश और वायु अच्छी चली जाएगी। इसमें क्या होगी, प्रकाश और वायु, बात करते हैं लाइट और एयर क्या हो जाएगी, अच्छे से चली जाएगी। तो ये अपने पास में होता है जिसको बोलते हैं सेंटर लीडर सिस्टम। वन मैन सेंटर क्या होता है बेटा जी, ये सेंट्रल है। ओपन वाली अपन ने क्या की बेटा, चर्चा की। तो ओपन सेंटर की अपन ने चर्चा की। सेंटर की बात करते हैं तो इस सेंटर की भी चर्चा कर लेता हूं इधर। इसको पूरे मुख्य को क्या किया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। मुख्य को क्या करने दिया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। एक होता है कि भैया मुख्य को भी बढ़ने दिया जाता है, साइड को भी बढ़ने दिया जाता है, ये मॉडिफाइड होता है। तो भैया देखो सबसे पहले अपने पास में होता है सेंट्रल। सेंट्रल की बात करते हैं, मुख्य तने को बढ़ने दिया जाता है, जैसे कि आड़ू बेर वगैरह में अपन करते हैं, एप्पल पियर वगैरह में करते हैं। ओपन सेंटर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें क्या होता है, केंद्रीय जो अपने पास में लीडर है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब यहीं से अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो भैया ये अपने पास में होता है ओपन सेंटर। एक होता है मॉडिफाइड। क्या होता है बेटा जी, मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड की बात करते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है सेंटर का और ओपन का, ठीक है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपने पास में इन दोनों का, इसका और इसके साथ में एक तो पूरा बढ़ने दिया जाता है, एक अपने पास में जो साइड वाली ब्रांचेज होती है, इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो मॉडिफाइड, ये 3 ही ध्यान रखने बेटा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है मेथड्स ऑफ प्रूनिंग। मेथड्स ऑफ प्रूनिंग में पहले आता है थिनिंग आउट। थिनिंग आउट की बात करते हैं, बहुत सारी क्या है बेटा, ब्रांचेज है। बहुत सारी क्या है,
ब्रांचेज है, ब्रांचेज है तो भैया कुछ ब्रांचेज को मैं यहां से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो भैया इसको कहते हैं थिनिंग आउट। क्या कहते हैं बेटा जी, थिनिंग आउट कहते हैं, जो प्रूनिंग का मेथड है। किसका है बेटा जी, प्रूनिंग का मेथड है। किसका है बेटा जी, प्रूनिंग का मेथड होता है। मतलब बात करते हैं इसमें जो शाखा है उसको मूल स्थान से पूरी तरीके से हटा देते हैं। जैसे कि मैं इस ब्रांच को हटाना चाहूंगा तो पूरे तरीके से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। इसको थिनिंग आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, थिनिंग आउट कहते हैं। इसमें जो ज्यादा भीड़ होती है ना उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है हेडिंग बैक। क्या आता है बेटा जी, हेडिंग बैक आता है। हेडिंग बैक की बात करते हैं, शाखा का केवल अग्रभाग ही हटाते हैं। क्या करते हैं, ऊपरी भाग को हटाते हैं। क्या करते हैं, ऊपरी भाग को हटाते हैं, जिससे साइड ब्रांचेस निकल सके, साइड ब्रांचेस निकल सके। ये ऊपरी भाग है ना, इस भाग को क्या कर दिया जाता है, ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है। ऊपरी भाग को हटाने के बाद में साइड ब्रांचेस निकलती है। क्या निकलती है बेटा जी, साइड ब्रांचेस निकलती है। तो भैया इसको अपन कहते हैं हेडिंग बैक। फिर इसके बाद में आता है रिजुविनेशन प्रूनिंग होती है, जो क्या होती है, जो अनुत्पादक जो पौधे होते हैं वो उत्पादक बन सकें, इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा जी, इसके लिए प्रूनिंग करते हैं, इसके लिए कटाई छटाई करते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगी। और इसके अलावा डिस ब्लॉसमिंग भी होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की होती है। 2-3 मेथड याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बोले तो पीजीआर जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पीजीआर कहते हैं। तो अब पीजीआर के बारे में क्या करेंगे बेटा जी, चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, पीजीआर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए आप सभी को कितने मिनट का ब्रेक मिलता है, 2-5 मिनट का क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। 2 मिनट का ब्रेक है, ओनली 2 मिनट का ब्रेक है। सभी साथी एक बार अपने साथियों को शेयर कर दो, लाइक कमेंट शेयर जल्दी से एक बार करके बता दो। और जो दूसरा चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना बेटा, अगर आप सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चाहते हो तो। ठीक है, और आप सभी के सामने भी है वो चैनल, तो आपको उसको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है आगे की क्लासेस देने के लिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी उस चैनल पर। ठीक है, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे साथी। अरे चले क्या बेटा जी। तो अब अपन बात करेंगे आगे की ओर। आगे बात करेंगे पीजीआर। पीजीआर किसे कहते हैं बेटा जी, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वर्धी नियामक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है बेटा जी पादप वृद्धि नियामक। क्या कहते हैं बेटा जी, पादप वृद्धि
नियामक अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पादप वर्धी नियामक कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपन इसको कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं ये कमेंट करके बताओ जल्दी से एक बार, सारे साथी कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधे की वृद्धि, विकास, पुष्पन, फलन इन सबको प्रभावित करते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ भी होते हैं भैया, रसायन भी होते ही है। ठीक है, तो भैया बात करते हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं, बहुत कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं, पर ये बहुत कम मात्रा में पौधे की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, बोले तो ग्रोथ को भी, इसके साथ में पौधे के विकास को भी प्रभावित करते हैं, बोले तो उसकी ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं, उसके पुष्पन, पुष्पन की बात करते हैं, फ्लावरिंग को भी प्रभावित करते हैं, और इसके साथ में फलन, फलन की बात करते हैं, फ्रूटिंग को भी प्रभावित करते हैं, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस को प्रभावित करते हैं। तो इनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इनको प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन भी कहते हैं। इनको प्लांट हार्मोन बोले तो अपन इनको पादप हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पादप हार्मोन भी इनको कहते हैं। तो ये अपने पास में प्लांट हार्मोन हो जाएंगे। ये कुछ अपन बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो मेनली 5 ध्यान रखना बेटा। कितने ध्यान रखने हैं? 5 ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पास में आता है ऑक्सीन। क्या आता है बेटा जी? ऑक्सीन अपने पास में आता है। ऑक्सीन के बाद में दूसरा अपने पास में याद रखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ध्यान रखो, Ga3। फिर तीसरा ध्यान रखो साइटोकाइनिन। क्या याद रखो बेटा? साइटोकाइनिन याद रखो। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये तीनों तो मेनली क्या है बेटा? वर्दी, वर्दी को बढ़ाने वाले हैं। एक एब्सिसिक एसिड आता है जो वर्दी को रोकता है। एक अपने पास में आता है इथाइलिन, जो पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए क्या होता है बेटा? सहायक होता है। इसके बाद में एक होता है एबीए बोले तो, जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा जी? एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एक अपने पास में IAA बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड, इसके साथ में IBA बोले तो इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, जो रूटेक्स के नाम से भी जाना जाता है, व्यापारिक नाम इसको कहते हैं, जो रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ विकास के लिए सहायक होता है। एक आता है 2,4-D। क्या आता है बेटा जी? 2,4-D आता है, जो क्या करता है बेटा जी? जो अपने 20 ppm से कम पर तो कार्य करता है हार्मोन के रूप में, 20 ppm से ज्यादा होगा तो ये कार्य करेगा किसके रूप में? खरपतवारनाशी के रूप में। फिर इसके बाद में बात करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट अपने पास में NAA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो भैया ये भी अपने पास में क्या होता है? ये भी अपने पास में एक प्रकार का हार्मोनी इसको कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन के टाइप्स आते हैं। Ga3 आता है। Ga3 की बात करते हैं तो ये एपिकल बड डोमिनेंस का भी कार्य करते हैं बेटा। इसका कार्य होता है एपिकल बड डोमिनेंस। एटिकल बर्ड डोमिनेंस की बात करते हैं, उसके लिए कार्य करता है। Ga3 की बात करते हैं, ये डोरमेंसी बोले तो सुसुप्तावस्था का, सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है, ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। कौन बेटा? जिब्रेलिन। फिर इसके बाद में आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करते हैं, ये सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या करता है बेटा जी? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, बोले तो अपन कह सकते हैं सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। कौन सा बेटा? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, और इसको एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन कहते हैं, क्योंकि भैया ये क्या करता है बेटा? ये अपन कहते हैं कि एब्सिसिक एसिड तो सुसुप्त अवस्था लाता है, डोरमेंसी लाता है, पर जिब्रेलिन तोड़ता है। तो भैया ये एब्सिसिक एसिड इसका एंटी हुआ कि नहीं हुआ? ये तो इसको क्या करता है? तोड़ता है। ये इसको क्या करता है? बढ़ाता है। तो भैया एंटी हो गया उसका। इथाइलिन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक होता है, राइपनिंग में क्या होता है बेटा जी? हेल्प करता है। तो ये अपने पास में क्या होते हैं? ये PGR होते हैं। ठीक है, PGR पादप वृद्धि नियामक, जो क्या करते हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो कम मात्रा में भी पौधे की वृद्धि विकास प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं या रोकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड।
ठीक है। ये क्या करते हैं, रूटिंग और कटिंग में सहायक होते हैं। जैसे कि आईबीए क्या करता है बेटा, जड़ों में सहायक होता है। जो कोई भी कटिंग होती है उसमें रूट इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ में प्री हार्वेस्टिक ड्रॉप, मतलब बात करते हैं अगर अपन एनएए नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग कर लेंगे तो बेटा जो कटाई के पहले जो फल फूल गिरते हैं उनको रोकता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करते हैं, GA3 जो है इसके कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि अंगूर में बेरी का बढ़ाव। इसके साथ में बात करते हैं ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड, बोले तो सुसुप्तावस्था को तोड़ना, तो भैया ये डोरमेंसी के कार्य होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं साइटोकाइनिन। क्या आता है बेटा जी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा जी, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या करता है बेटा जी, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, बोले तो सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। जैसे कि काइनेटिन वगैरह इसके क्या है बेटा जी, टाइप्स है। इसके साथ में ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एक डिले सेंसेंस, बात करते हैं स्टे ग्रीन इफेक्ट, मतलब बात करते हैं ये बुढ़ापे को रोकते हैं, पौधे में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देते हैं। बेटा जी ध्यान रखना, साइटोकाइनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं ब्रेक डाउन डोरमेंसी, कार्य करता है पर मेन कार्य किसका है बेटा जी, जिब्रेलिन का है। किसका है बेटा जी, जिब्रेलिन का मेन कार्य है। जिब्रेलिन का क्या है, मेन कार्य है ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड। अभी ऐसे मत कर देना कि सर दोनों में, मेन कार्य जिब्रेलिन का है। इथाइलिन पकाने का कार्य करता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा जी एब्सिसिक एसिड, जो डोरमेंसी को क्या करता है बेटा जी, प्रेरित करता है। मतलब ये तो लाने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है जिब्रेलिन। तो ये अपने पास में पीजीआर आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा जी नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स का बताइएगा कि क्या होती है। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स बताना है कि प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कौन कौन सी होती है और इसके साथ में किसके काम में आती है। तो भैया प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी संरचनाएं जो कोई भी प्लांट होती हैं उनका प्रोपेगेशन, उनका प्रोटेक्शन, उनका जर्मिनेशन, इसके साथ में ही बात करते हैं रूट फॉर्मेशन है, और प्राइमरी जो भी अपन बात करते हैं ग्रोथ होती है उसके लिए अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करता है। एक अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या करती है बेटा जी, जो स्ट्रक्चर क्या करती है, मतलब अपन कह सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है बेटा जी, रोपण सामग्री के सफल प्रवर्धन को नियंत्रित क्या करती है, परिस्थितियां प्रदान करती है, नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर को समझ लेना, वो मत समझ लेना कि भैया ये वहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है कि जो प्रवर्धन में जो भी अपने पास में आती है जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह उनकी पूछ रहा है। नहीं बेटा, ये पूछ रहा है कि जो आप पे प्रोपेगेशन करते हो उसमें प्लांटिंग सामग्री वगैरह होती है, ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, तो उस प्लांट को आप जब लगाते हो तो भैया उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक नियंत्रित वातावरण होता है। क्या होता है, नियंत्रित वातावरण होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। नियंत्रित वातावरण प्रोवाइड किया जाता है, तो नियंत्रित वातावरण प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर उसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूँ, हॉटबेड आती है। क्या आती है बेटा जी, हॉटबेड आती है। हॉटबेड की बात करते हैं तो ऐसी क्यारी होती है जिसमें नीचे से ऊष्मा प्रदान की जाती है, उसमें क्या की जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है, उसको अपन कहते हैं हॉटबेड। क्या की जाती है बेटा, हीट प्रोवाइड की जाती है। हीट प्रोवाइड की बात करते हैं बेटा जी, ऊष्मा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है बेटा जी, ऊष्मा प्रदान की जाती है। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, हॉट बेड आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, हॉट बेड आ जाएगी, जिसमें जर्मिनेशन ठंडे मौसम में जर्मिनेशन नहीं होगा, पर मैं कहता हूं होगा। किसके द्वारा, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो उसमें बीज अंकुरण के लिए हॉट बेड अपन काम में लेते हैं। पहला हॉट बेड हो गया। दूसरा बात करता हूं कॉल्ड फ्रेम, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं बेटा सी, कॉल्ड फ्रेम जिसको कहते हैं। कॉल्ड फ्रेम की अगर बात करते हैं, कम ऊंचाई वाली ढकी हुई संरचना होती है जिसमें बिना कृत्रिम उष्मा के पौधों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। मतलब क्या होता है बेटा जी, कोई पौधों का क्या होता है, कोई ठंड और पाले से बचाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, मतलब कम ऊंचाई वाली ढकी हुई संरचना होती है जिसमें बिना कृत्रिम उष्मा के पौधों को सुरक्षित करते हैं। कोई आर्टिफिशियल अपन क्या नहीं देते हैं, कोई आर्टिफिशियल ईट नहीं देते हैं, फिर भी अपन क्या करते हैं, पाले से बचाव करते हैं।
तो पाले से बचाव के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कॉल्ड फ्रेम का अपन यूज करते हैं। कोई आर्टिफिशियल हीटिंग नहीं देते हैं कि स्ट्रक्चर होती है और उसमें क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। इसके बाद में अपने पास में होता है जिसको अपन कहते हैं जीएच। जीएच को मैं कहता हूं ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं बेटा जी, ग्रीन हाउस इसको कहते हैं। जीएच की बात करते हैं, ग्रीन हाउस होता है। अब ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट होती है, जो कंट्रोल करती है सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को। क्या करती है, कंट्रोल करती है। अभी और बताऊंगा। इसके बाद में एक होता है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस की बात करते हैं, कांच से बनी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है बेटा, थोड़ी सी कॉस्टली है। एक होता है शेड हाउस। शेड हाउस की बात करते हैं जिसमें एक जाली लगा देते हैं। आपको पता है शेड नेट हाउस बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें एक क्या लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं। आपने देखा होगा मकानों के सामने ग्रीन नेट लगी होती है, तो शेड हाउस का मतलब होता है वैसे ही एक जाली लगी होती है और वो काफी हद तक क्या कर देती है बेटा, कंट्रोल कर देती है। तो भैया उसको शेड हाउस कहते हैं। एक मिस्ट चैम्बर होता है। मिस्ट चैम्बर की बात करते हैं जिसमें सूक्ष्म जल के कणों का क्या होता है, छिड़काव होता रहता है और ह्यूमिडिटी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, जड़ों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है पॉली हाउस, जो पॉलीथीन के द्वारा, किसके द्वारा, पॉलीथीन के द्वारा ढका होता है। कुछ नेट हाउस होते हैं, कुछ लात हाउस होते हैं, ठीक है, जो आंशिक संरचना मतलब क्या होती है, छायादार होती है। तो लात हाउस और बहुत सारे अपन कह सकते हैं जो क्या है बेटा जी, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर होती है और जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है बेटा इनमें से। ठीक है, तो प्रवर्धन की संरचनाएं मतलब जो अपन जो नर्सरी बेड आ गई, जैसे कि खुले में उठी हुई क्यारी है। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं, वो क्या करती है, वर्षा ऋतु में अपन यूज लेते हैं, जो मैंने बताया था। कोल्ड फ्रेम आता है। कोल्ड फ्रेम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, कोई कृत्रिम ताप नहीं देते हैं, कोई अपन क्या नहीं देते हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग देते हैं। इसमें क्या होता है, ये पाले से बचा लेती है। क्या कर लेती है, पाले से बचा लेती है। हॉट बेड की बात करते हैं, जो सर्दियां होती है तो सर्दियों में क्या करती है, जड़ों को उष्मा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं मिस्ट चेंबर। मिस्ट चेंबर की बात करते हैं, ऑटोमेटिक पानी फुहार के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में जाता रहता है। उसके माध्यम से क्या होती है बेटा, इसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि जो जड़ें हैं उसमें, जड़ें या अपन कहते हैं उस इन्वायरमेंट में क्या बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। इसके बाद में बात करते हैं पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की बात करते हैं। पॉलीथीन से क्या होता है बेटा, जो कवर होता है, पॉलीथीन से कवर होता है। ग्लास हाउस में ग्लास से कवर होता है, कांच से कवर होता है। तो भैया ये अपने पास में पॉली हाउस या क्या होता है, ग्रीन हाउस, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को अच्छे से लगा सकते हैं और वो एक प्रकार की क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। इनको कहते हैं प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर। शेड हाउस की बात करते हैं कि नेट लगी होती है, एक जाली लगी होती है और उस जाली के द्वारा अपन क्या करते हैं, छाया करते हैं, तो उसको शेड हाउस कहते हैं। लात हाउस क्या होता है, लकड़ी या बांस का, बांस की पट्टियों वाली क्या होती है, छत होती है, तो भैया उसको कहते हैं लात हाउस कहते हैं। और ये 40 से 50% क्या करता है, छाया प्रदान करता है। शेड हाउस का सस्ता विकल्प अपन इसको कह सकते हैं। तो भैया इसको कहते हैं लात हाउस। ये आप सभी को ध्यान रखना है, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर आता है बेटा जी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस और स्कोप है। अपन बात करते हैं व्हाट इज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं जिसमें क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, फ्रूट की स्टडी करते हैं, जिसमें स्पाइसेस, मसालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वेजिटेबल, सब्जियों की स्टडी करते हैं, जिसमें मेडिसिनल, औषधीय पौधों का, जिसमें एरोमेटिक, सुगंधीय पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें ऑर्नामेंटल, जिसमें सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं बेटा जी, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानिकी कृषि की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जियों, फूल और मसाले, बागवानी, फसलों, सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं क्या बेटा जी, उसको कहते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस और कल्चरा लेटिन भाषा के शब्दों से बना है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इसकी अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे कि पोमोलॉजी की बात करते हैं, फल विज्ञान आती है इसके साथ में, जिसमें फ्रूट्स की स्टडी करते हैं और मैंगो, एप्पल, बनाना हो जाएगा। इसके साथ में ऑलरिकल्चर की बात करते हैं, जिसमें सब्जियों की खेती की क्या करते हैं बेटा जी, स्टडी करते हैं। सब्जियों की खेती की क्या करते हैं बेटा जी, स्टडी करते हैं। इसके साथ में ही वेजिटेबल्स की बात करते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, इनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद में फ्लोरिकल्चर, जिसमें फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें किसकी करते हैं बेटा जी, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जिसमें स्पाइसेस, मसालों की करते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेज है, मेन 3 ब्रांचेज का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो भैया हॉर्टिकल्चर क्या करती है, पहले तो भैया
आंवला खाओगे तो विटामिन सी मिलेगा। इसके साथ में ही आप आम खाओगे तो आम से क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। मतलब आपको पोषण मिल रहा है। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट सारे मिल रहे हैं। मतलब पोषण, आप कुपोषण के शिकार नहीं होगे। दूसरा अपने पास में आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बात करते हैं, भारत फल सब्जियों के उत्पादन में क्या होता है? विश्व में दूसरे स्थान पर है। किस पर है बेटा? दूसरे स्थान पर। मतलब कह सकते हैं कि पैसे कमा रहा है भारत। क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो भैया अपन क्या करते हैं, जैसे कि फलों की तुड़ाई के लिए मान लो, प्रोसेसिंग के लिए मान लो, मार्केटिंग के लिए मान लो, इसके लिए क्या चाहिए बेटा? अपने लिए अपने को मजदूर चाहिए। मजदूर चाहिए तो भैया मजदूर को पैसा देना पड़ेगा। तो लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो भैया ये अपने पास में हो जाएगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। फिर आता है इन्वायरमेंटल। मतलब इन्वायरमेंट में ऐसे आनंददायक इन्वायरमेंट लगता है। मतलब अपन कह सकते हैं सुकूनदायक इन्वायरमेंट लगता है। इसके साथ में ही बात करते हैं मेडिसिनल। बोल तो औषधीय महत्व भी होता है। जैसे कि अपन बनाते हैं जो त्रिचूर्ण अपन बनाते हैं। इसके साथ में ही जैसे कि आंवला, हरड़, बहेड़ा, इन सभी का अपन प्रयोग करते हैं। फिर अपन बनाते हैं और त्रिफला चूर्ण अपन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अपन कई प्रकार के क्या बनाते हैं बेटा? जैसे कि कई प्रकार के मेडिसिनल। बोल तो आजकल अपन दवाओं की बात करते हैं, मार्केट में आयुर्वेदिक मिलती है, वो इन्हीं के द्वारा बनी होती है बेटा। ठीक है। इसके बाद में स्कोप की बात करते हैं, प्रोडक्शन। मतलब इनका उत्पादन अपन कर सकते हैं। मतलब स्कोप का मतलब होता है क्या कर सकते हो आप अपने आगे के फ्यूचर में। तो भैया क्या कर सकते हो? आप प्रोडक्शन कर सकते हो। इसके साथ में पोस्ट हार्वेस्ट मतलब बात कर सकते हैं कि जब आप कटाई के बाद में भी तो प्रोसेसिंग होती है, आम वगैरह का जूस भी तो बनता है, तो वो भी इसी का सेक्टर आता है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप निर्यात कर दो। इसके साथ में रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च में भी काम है बेटा। इसके साथ में एजुकेशन, आप हॉर्टिकल्चर की कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो भैया। हॉर्टिकल्चर पढ़कर भैया बहुत कुछ कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो। मतलब इसमें क्या है बेटा? काफी स्कोप है। फिर इसके बाद में आता है प्रोपेगेशन। क्या है? डेफिनेशन और मेथड्स के बारे में बताइएगा। व्हाट इज द प्रोपेगेशन? प्रोपेगेशन की बात करते हैं, प्रोपेगेशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो भैया प्रोपेगेशन क्या होता है? प्रोपेगेशन की बात करते हैं जिसमें पौधों की संख्या बढ़ाना। पौधों की संख्या बढ़ाना ही क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है। दो मेथड होते हैं, एक सेक्सुअल मेथड होता है, एक क्या होता है? एसेक्सुअल मेथड होता है। तो ध्यान से समझिएगा। अपन बात करते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो भैया इसको कहते हैं प्रवर्धन। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको कहते हैं प्रवर्धन। क्या कहते हैं बेटा जी? प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पौधों की संख्या बढ़ाना। क्या होता है? पौधों की संख्या बढ़ाना। पौधों की संख्या बढ़ाना ही क्या कहलाता है बेटा जी? प्रोपेगेशन कहलाता है। दो प्रकार से होता है, एक अपने पास में होता है सेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल की बात करते हैं तो भैया इसको अपन कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक की बात करते हैं, इसमें किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। एक अपने पास में होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करते हैं तो भैया इसको अपन कहते हैं अलैंगिक। क्या कहते हैं बेटा जी? अलैंगिक कहते हैं। तो भैया इसमें अपन कहते हैं कि कोई वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा करते हैं, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले प्रोपेगेशन क्या होता है? मतलब या तो कोई पौधे का बीज ले लो या कोई वानस्पतिक भाग ले लो, तो इससे नया प्लांट आप नए बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर दो। तो भैया इसको अपन क्या कहते हैं? प्लांट प्रोपेगेशन कहते हैं। सेक्सुअल आता है जिसमें सीड के द्वारा होता है। मतलब बात करते हैं प्रोपेगेशन थ्रो सीड से बाय फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है? निषेचन के द्वारा बने बीज, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो सीड बनते हैं उनसे नया प्लांट तैयार होता है। तो भैया उसको कहते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? कम लागत में बड़ी संख्या में पौधे, क्योंकि एक जो पौधा होता है उसके कई सारे बीज हो जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। पौधों में मूसला जल प्रणाली होती है। मतलब बात करते हैं अधिक सूखा सहनशील होती है, मतलब ड्रॉट के प्रति टॉलरेंट होती है। लॉन्ग लाइफ होती है, लंबा जीवन काल होता है। और इसके साथ में ही अगर रूट स्टॉक आपको लेना है तो भैया यहीं से लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद में डिमेरिट्स की बात करते हैं तो भैया ये ट्रू टू टाइप, मतलब जो मूल जो पेरेंट प्लांट है ना, वैसा प्लांट तैयार नहीं होगा। इसके साथ में लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड, मतलब बात करते हैं लंबी किशोरावस्था प्राप्त होगी। जेनेटिक वेरिएशन इन प्रोजेनी, बोल तो संतति में क्या होगा? आनुवंशिकता भिन्न होगी। इसके बाद में बात करते हैं एसेक्सुअल, जिसमें क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्लांट का क्या लेते हैं? कोई पार्ट ही लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं ट्रू टू टाइप प्लांट तैयार हो जाता है। शॉर्ट जुवेनाइल पीरियड होता है, मतलब जल्दी से फ्लावर वगैरह लग जाते हैं, फ्रूट लग जाते हैं। और इसके साथ में बढ़िया अपन जो सुपीरियर वेराइटीज होती है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन अपन तैयार कर सकते हैं।
फिर आता है कि भैया जो डिजीज मतलब जैसे कि एक कोई भी मात्र पौधा है तो भैया उससे डिजीज फैल जाती है। इसके साथ में कॉस्टली पड़ता है और इसके साथ में स्किल्स चाहिए बेटा। इसके लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। अब मेथड्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेटा 1-2 मिनट का और मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। इसके बाद में अपन चलेंगे आगे की ओर। तब तक नंबरों को सेव नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, दोनों चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना बेटा सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस के लिए। अब अपन चले आगे की ओर। आगे बात करते हैं दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा यहाँ से, तभी तो गेस्ट पेपर में डाला है। इसके बाद में आता है कटिंग। कटिंग की बात करते हैं, कोई भी स्टेम, रूट, लीफ ये सब लेते हैं और इनसे क्या बनता है, नया प्लांट अपन तैयार करते हैं। ठीक है, इनकी कटिंग लेंगे, एक छोटा सा कटिंग लेंगे और इससे नया प्लांट तैयार होगा। इसके लिए आईबीएस से अपन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो भैया ये अपने पास में हो जाएगा कटिंग मेथड। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा जी, जो मेन प्लांट होता है उस मेन प्लांट से बिना उसको अलग किए जमीन में दबाया जाता है और जमीन में दबाने के बाद में जहां पर नोड होती है वहां से नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं लेयरिंग बेटा जी। अब ये आपको देखना है ना कंप्लीट तरीके से, तो भैया वन शॉट क्लास से जरूर आपको देखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद में बात करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, टोंग्यू ग्राफ्टिंग होता है, क्लेफ्ट होता है, ओल्ड पेपर वाली में भी बताया था बेटा। इसमें क्या होता है, एक स्टॉक होता है। एक स्टॉक की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं रूट स्टॉक, जिसको अपन कहते हैं मूलवृंत। क्या कहते हैं बेटा, मूलवृंत। एक अपने पास में क्या होता है, साइन होता है। साइन की बात करते हैं सांकुर। क्या होता है बेटा जी, सांकुर। इन दोनों भागों से अपन क्या करते हैं, एक नया प्लांट तैयार करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, नया प्लांट तैयार करते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक बडिंग, अगर उसी साइन की जगह जो सांकुर अपन यूज में ले रहे हैं उसके जगह अगर अपन कोई बड यूज में ले ले,
कोई कली का यूज में ले लें तो भैया उसको बडिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। एक टिश्यू कल्चर भी आ जाएगा। फिर अपने पास में लास्ट क्वेश्चन आता है अनफ्रूटफुलनेस की डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेज, ठीक है। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, मतलब अपन बात करते हैं या तो फल बनेंगे नहीं, या तो कई बार तो क्या होते हैं कम बनते हैं या कुछ भी नहीं बनते हैं, कम बनते हैं या कुछ भी नहीं बनते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस। जब पौधे में पुष्प आने के बाद में भी फल नहीं बन रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं, उसको अनफ्रूटफुलनेस कहते हैं, ठीक है बेटा जी। तो देखिएगा अपन बात करते हैं एफलन। बागवानी में क्या होता है, फल स्थापित करने के बाद में, मतलब इसमें क्या होता है बेटा जी, जो उपज नहीं देता है, मतलब फल नहीं बनता है, तो उसको एफलन कहते हैं। दो प्रकार का होता है बेटा जी। अपन ट्रू अनफ्रूटफुलनेस की बात करते हैं कि पौधा कभी भी किसी भी परिस्थिति में फल नहीं देता है, जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह होता है। एक क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव की बात करते हैं, पौधा फल देता है लेकिन उपज आर्थिक स्थिति से कम, मतलब अपने को यही समझ में आया कि एक तो कम फल देगा और एक ऐसी स्थिति होगी मतलब जिसमें बिल्कुल फल ही नहीं देगा, तो भैया इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जी, इसको अपन कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिससे कि कारणों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दो कारण होते हैं। एक अपने पास में क्या होते हैं बेटा जी, एक अपने पास में होते हैं जिनको अपन कहते हैं कि सर, एक अपने पास में होता है इंटरनल, एक अपने पास में होता है एक्सटर्नल। क्या होता है बेटा जी, इंटरनल और एक्सटर्नल दो कारक देख सकते हो 12th की बोर्ड की अकॉर्डिंग, या फिर वैसे कारण दो तो वैसे भी आप दे सकते हो एक साथ में भी। इसको कहते हैं आंतरिक कारक, जो जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह हो सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, न्यूट्रिशन वगैरह के कारण होता है, टेम्परेचर वगैरह के कारण होता है, क्लाइमेट के कारण होता है। तो भैया एक अपने पास में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य। क्या कहते हैं बेटा जी, बाह्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझिएगा बेटा, इसमें बात करते हैं, एक अपने पास में होती है जैसे कि जिसमें नर और पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोनोसियस और डायोसियस बात की तो एक तो वो चीज हो जाती है, एक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो भैया आंतरिक में बात करते हैं तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, मोनोसियस, डायोसियस, इनकी वजह से जो भी चीज होती है, मेल स्टरलिटी, तो भैया ये अपने पास में क्या होता है, ये अपन कह सकते हैं कि ये होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल, जैसे कि कोई भी क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु ऐसी आ गई, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो भैया सही से सिंचाई नहीं दी, रोग कीटों का आक्रमण हो गया, तो भैया वो अपने पास में क्या होते हैं, वो अपने पास में एक्सटर्नल रीजन होते हैं। तो यहाँ पर जुवेनिलिटी भी हो सकता है कि सर युवा पौधा फूल फल नहीं दे सकते हैं, वानस्पतिक परिवर्धित पौधों का प्रयोग करो ताकि जल्दी से क्या दे बेटा, फल दे। इसके साथ में ही बात करते हैं अल्टरनेट बियरिंग भी हो सकता है कि एक वर्ष तो देता है और दूसरे वर्ष बहुत कम देता है या नहीं देता है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, मतलब बात करते हैं अपन बात करते हैं पॉलिनेशन तो हो चुका पर भैया या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। मतलब बात करते हैं उसी किस्म का पराग जो बीजांड को क्या नहीं कर पाता, निषेचित नहीं कर पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो भैया उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, फल नहीं बनेगा। डाइकोगेमी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फूल के जो नर और मादा है अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिसमें एक मैंने बताया था प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा जी, एंथर मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से पहले। मैंने क्या कहा था, नर वाला पहले परिपक्व हो जाएगा तो इसको बोलेंगे प्रोटो एंड्री। एक प्रोटोगाइनी होता है, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, मतलब मादा वाला पहले परिपक्व हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं। एक अपने पास में आता है डायोकी। डायोकी की बात करते हैं, डायोसियस भी कह सकते हैं, मतलब जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आ सकता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसको कहते हैं डायोसियस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायोसियस भी कहते हैं, डायोसियस भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा जी, एक मोनोसियस आता है जिसमें एक में ही दोनों होते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता, डायोसियस ही तो हो सकता है कॉजेज। अरे अपन कहे हैं कि सर डायोसियस को रीजन, मोनोसियस को लिख दो, अरे मोनोसियस तो भैया उससे तो फ्रूट बनेगा, अनफ्रूटफुलनेस होगी नहीं, तो भैया यहाँ पर कॉजेज लिखते हैं, कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई, कोई भी क्लाइमेट की वजह से, कोई भी पॉलिनेशन नहीं हुआ,
कोई भी नमी नहीं मिलने के कारण, तो भैया इसके कारण कोई भी रोग कीट के कारण, तो इसके कारण जब होता है ना भैया, तो उसको अपन कहते हैं, क्या चीज कहते हैं बेटा जी, अनफ्रूटफुलनेस कहते हैं। तो कारण लिखवा दिए। अगर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है तो भाई साहब पोलिनाइजर्स लगाओ, पोलिनाइजर्स पौधे लगाओ। अल्टरनेट बियरिंग हो रहा है तो भैया थिनिंग वगैरह करो, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करो। डायो की है बात करते हैं पपीता में, एक पौधा तो लगाओ, 10 पौधे अगर क्या है बेटा फीमेल के हैं तो भैया डायोसियस में होता है मेल और फीमेल अलग अलग पर, तो एक नर वाला लगाओ, एक नर वाला, और 10 किसके लगाओ बेटा, फीमेल के लगाओ। जुवेनाइल फेज है तो भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करो। सबका रीजन दे रखा, ऐसे ही लिख के आना बेटा। अगर आपके क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से आप लिख कर आना, तभी आपको मजा आएगा। इसके बाद में बोरोन डेफिशिएंसी के कारण है तो बोरोन आप दीजिएगा। फ्रॉस्ट पाले के कारण हो रहा है तो भैया पाले से आप क्या कीजिएगा, बचाव कीजिएगा। अगर पोलिनेटर नहीं है तो वहां पर पोलिनेटर का क्या कीजिएगा, वहां पर व्यवस्था कीजिएगा, मतलब छत्ते लगाओ, मधुमक्खी के छत्ते लगाओ। तो भैया ये अपने पास में फाइनली क्या होता है, गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। इसके साथ में मेरी रिक्वेस्ट इतनी रहेगी बेटा, आपका पेपर शानदार नहीं बहुत शानदार होगा। अपन ने मेहनत की है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए जैसे कि न्यू टाइप में नहीं मिले तो आराम से हौसला बनाकर आपको बढ़िया पेपर आपको देकर आना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और यहाँ पर अच्छी तरीके से मेहनत की गई है। अभी तक भी लाइक कमेंट शेयर नहीं किए तो ये बेटा ये सही नहीं है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सर क्लास कैसी लगी, इससे हमारे को एनर्जी मिलती है। हमारा यही भोजन आप समझ लीजिएगा, तो हमारा भोजन हमारे को जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। और इसके साथ में 2 चैनल है, उनमें से दोनों को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक नहीं किया तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथी।